चलिए, रॉफल साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अनुराग भाई। राम राम, नमस्ते आपको। और हम तीसरी बार कर रहे हैं पॉडकास्ट शायद। हाँ मतलब वीडियो तो पहली बार, मतलब आपसे मुलाकात पहली बार हुई। हाँ हमने, मुझे याद है 22 में या 23 में कुछ टाइम, कोविड के टाइम पे कुछ किया था हमने। हाँ, 21 22 उस टाइम पे कुछ किया था तब हमने। कोविड चलना शुरू हुआ था, कोविड उसके हाँ। बाद ही फैला था, हमारे पॉडकास्ट के बाद ही। तो ट्विटर पे आपकी कितने कितने साल हुए आपको ट्विटर पे? ट्विटर पे तो मुझे हो गए हैं अब 14-15 साल। बट पॉडकास्ट के बारे में मैं कुछ आपसे बात एक बार पॉडकास्ट के बारे में कहना चाह रहा था आपको कि जब हमने किया था तब नया नया नाम था। आपने जैसे शुरू किया, आप एक तरह से जैसे राजीव जी कंप्यूटर लेके आए देश में, तो आप पॉडकास्ट लेके आए हाँ। देश में। और उस टाइम पे कोई, अब आजकल पॉडकास्ट का आपको पता है क्या है, गली मोहल्ले हमारे हरियाणा में तो घर घर में अब शूट हो रहे हैं, जिनके पास मतलब ये हो कि खाट पे बैठ के लोग पहले नॉर्मल बात करते थे हुक्का हुक्का पीते हुए, अब वो माइक लगा के करते हैं। नॉर्मल बातें। कोई खो पॉडकास्ट का नाम है खोदकास्ट। खोदकास्ट। भाई खोद खोद के बातें पूछ रहे हैं। एक गुजर कास्ट भी है, एक सिर्फ गुजर इश्यूज पे हाँ पॉडकास्ट होता वो है। जिसपे वो केड़ी केड़ी बातचीत करके उसका नाम है। हाँ, तो उसके वो नीरज भाई के जो बहुत नीरज, सारे हाँ। हुए थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इस तरह के पॉडकास्ट। कंटेंट चल रहा है। अब वो फिर आपको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट उस चीज़ का देना वो पड़ेगा। कोई देता नहीं है। अब छीना पड़ता है क्रेडिट। अब आप बहुत हम्बल आदमी हो अच्छा। आप, और वही बात फिर योगेंद्र यादव जी याद आ जाते हैं मुझे आपको देख के। तो आप और योगेंद्र जी दोनों बहुत हम्बल आदमी हो, दोनों आप बहुत नहीं हम्बल है। लेते हो क्रेडिट। योगेंद्र जी से मिले हैं वैसे आप? हाँ, मेरा उनसे 1-2 बार बातचीत हुई है। बहुत ही बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब। आपने कुछ उनके यहाँ वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपने सुनाई थी कि आप कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे थे उनके यहाँ। वो एक बार अगर नहीं नहीं, मैं तो मतलब नहीं खाता हूँ वैसे तो। वो था, तो वो वेजिटेरियन है। वो भी वेजिटेरियन है और मैं भी नहीं खाता। तो उनके वहाँ पे कुछ रखा हुआ था टेबल पे। तो किसी ने पूछा, उन्होंने अपने गेस्ट के लिए, कोई गेस्ट आया था उनके घर में साथ में हमारे, तो वो पूछा कि ये क्या है, चिकन है मटन है। उनका पूछने का मतलब ये था। तो योगेंद्र जी ने कहा कोई जानवर है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो खाता नहीं। तो मतलब बहुत सीधे आदमी है। मेरे मेरे हिसाब से चिकन भी खाएंगे तो मलाई चिकन खाएंगे, वो मतलब स्पाइसी वाला और वो सब नहीं खाएंगे। अब बातें हम मतलब इतना स्वीट आदमी जो है, मलाई आपने जैसे वो एक किया था ना, स्कूटी में छाछ लेके आता हूँ, हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा पहले करता था मैं योगेंद्र जी की। बहुत नहीं, अच्छे उसके आदमी। बाद तो हमारी बातचीत भी हो गई कई बार। आप मिले हैं ना उनसे? मिला नहीं मेरी, मतलब फ़ोन पे और कोई एक दो बार बातचीत हुई उनसे। नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ये सरकार में थोड़ा इनको मलाइन कर दिया है लोगों ने एक्चुअली। मतलब अपनी जगह एक, देखो सिविल सोसाइटी की अपनी जगह है, जो जो रोल प्ले करते हैं बेसिकली मुद्दे के बट अनुसार। इसका बहुत, ये जो मलाइन करने का इस ट्विटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप ट्विटर पे इतने साल हो गए आपको, 15 16 साल, तो आप हाँ, ट्विटर अगर पार्टी होती तो इसके मैं मार्गदर्शक मंडल में मैं अभी तक आप पहुंच जाते। तो ट्विटर को आपने कैसे बदलते हुए देखा? वो है ना, एक बुजुर्ग से पूछा जाता है कि आपने सीपी को कैसे बदलते हुए देखा, दिल्ली को कैसे बदलते हुए देखा? तो ये जो प्लेटफॉर्म था, जब इंडिया में अपना 2010-11 में पॉपुलर होना शुरू हुआ, आई थिंक 2006 में ये लॉन्च हुआ था। और फेसबुक से लोगों ने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, बिकॉज आप बिना किसी रुकावट के वहाँ अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं ना। मतलब फेसबुक पे उस टाइम पे ये था कि फैमिली पिक्चर विक्चर डालना हो, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा था। फिर उसको धीरे धीरे क्या हुआ, वो रियल टाइम अपडेट्स ऐसा फीचर है ट्विटर का जिसको कोई कॉपी कर ही नहीं सका। रिसेंटली इसने मार्क ने, मेटा ने ट्राई किया था कि थ्रेड लॉन्च किया था, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप ये हो बहुत गया। पॉजिटिव था। बहुत टॉक्सिसिटी नहीं थी उसमें। हाँ। तो ट्विटर ऐसा माध्यम है कि रियल टाइम अपडेट्स, इसलिए इसकी जो एक यूएसपी है, जो ये इसकी यूनिकनेस है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसलिए ओवर द टाइम इसमें चेंजेस बहुत हुए हैं। और इनिशियल टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियन इसमें आ गए थे, स्पेशली फॉरेन पॉलिटिशियन। तो इंडिया में थोड़ा सा हो गया, अरे वो रहते हैं। तो सबसे पहला जो ट्विटर अडेप्ट किया था पॉलिटिशियन ने, उनका नाम था शशि थरूर, जो कि सबसे इनिशियल लेवल पे आए थे। और उन्होंने एक जगह पे बोल दिया था कैटल क्लास ट्वीट, जो उस हाँ टाइम हाँ, पे बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ इकोनॉमी था। क्लास के बारे में बोला हाँ, था कि उन्होंने। कैटल क्लास। और हाँ फिर वायरल, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर एनडीटीवी का मुझे याद है कि उस टाइम पे उन्होंने कुछ उन पे फीचर भी किया था कि क्यों ट्विटर पे ट्विटर आते हैं हाँ आजकल के पॉलिटिशियन। तो उस टाइम पे ट्विटर एक टैबू की तरह था, बोले कि बहुत हल्की चीज़ है। वहाँ मतलब उस टाइम पे ये था भी, इंग्लिश ज़्यादा सी चीज़ है, हिंदी विंदी वाले बहुत ज़्यादा वो उसको देख उस तरह से नहीं देखते थे। और शशि थरूर साहब तो आजकल तो मॉर्निंग वॉक पे भी तिरंगा लेके निकलते हैं, वो तो एक उनका अलग। लेकिन उस टाइम पे ये था कि वो
मोस्टली ओपिनियन देने की जगह थी कि ये चल रहा है, उस पर आपने तंज कर दिया उस चीज़ पे। लेकिन जैसे ही ट्विटर की ओनरशिप में चेंज हुआ, जो पिछले वाला इसका ओनर था जैक डोर्सी, हाँ। तो वो एक हार्डकोर लिबरल इंसान था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे कि सरकारें जो हैं दुनिया में वो पाबंदी ना लगा पाए। मेरा प्लेटफॉर्म जो है ऐसा रहे कि किसी स्टेट की अगर सरकार किसी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना चाह रही है तो उसको ना कर पाए। एंड ही गेव इज 100% टू इंश्योर दैट। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सरकार, भारत सरकार हो कोई भी हो भाई, हमेशा ट्राई करती है, अनुराग ने कुछ बोल दिया लिख दिया तो इसको है ना पकड़ लो, सेंसर कर दो, वही रहता है, चाहे वो यहाँ की सरकार हो चाहे कहीं की हो। बट वो उसने हमेशा कोशिश की कि किसी भी स्टेट की पुलिस, किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऑफिस पे हावी ना हो कोई, और किसी यूज़र की प्राइवेसी उसने कभी वो नहीं की। आज के टाइम में तो आप ये है कि एक मेल लिखने की ज़रूरत है, ट्विटर इज़ मोर देन ईगर टू विदहेल्ड योर अकाउंट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट। बट उस टाइम पे नहीं था, ऐसा नहीं था। तो वो ओनरशिप चेंज हुआ, वो आदमी थोड़ा सा उस तरह का था। फिर ये जो है मस्क मेलन जो है ये थोड़ा पैसे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कोई ऐसी 10-12 बिलियन की चीज़ थी, इसने 40-42 बिलियन की खरीद ली, तो पैसे लगा दिए। तो उसने फिर उसको लगा कि यार इसको मैं अब वो कैसे करूँ, पैसा पूरा कैसे करूँ। फिर ये मोनेटाइजेशन वगैरह लेके आया इसके अंदर कि आप यूज़र जो है ट्वीट करो, पैसा कमाओ, मेरी वेरिफिकेशन लो। पहले 900 रुपये की थी महीने की, अब इसकी मेरे ख्याल से 600 की कुछ, हाँ कुछ कम की हो गई है। और प्रीमियम प्लस भी आता है कि आपका बूस्ट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी रीच को थ्रोटल कर देंगे। सो द सिमिलर फीचर्स विच यू एक्सपीरियंस ऑन मेटा, जो कि मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक का भी आपने खुद नोट किया होगा कि बहुत आपको रीच नहीं आती जब तक आप पैसा ना दो। तो अब वो गेम हो गया है कि आप पैसा डालो रीच लो। तो ट्विटर को भी कुछ उस तरह से कर दिया है। और ट्विटर पे अब मोस्टली अब आप देखेंगे कि कंटेंट लिखना और कंटेंट बनाना कोई काम नहीं रह गया किसी का। इवन की लाइक ओपिनियन भी, बहुत इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात अब है कि आप बस फोटो डालो, कोई भी रैंडम कोई भी साजिश की बात उठा के डाल दो। साजिश बोल दो या फिर कुछ सवाल बोल दो, जैसे हाँ आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। हाँ, पहले ये वाला फॉर्मेट पता कौन करते थे, हमारे जो आईएएस आईएएस ऑफिसर्स है ना, बोलते हम तो इसे तौरी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं। कटहल की फोटो डाल देते थे कटल कि की हम आपका से। बट अभी वो हर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उससे क्या जनता जो आंसर देती है उसको भी एक इल्यूजन होता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें ये चीज़ वो पता ये है। कहते थे, एक आईएएस का मुझे याद है, किसी ने वो फोटो डाली थी, उसने उसकी किसी फ्रूट की, आपके यहाँ किसे कहते हैं, उसने नीचे रिप्लाई किया हमारे यहाँ इसको हरामखोरी कहते हैं जो आप कर रहे हो। तो लेकिन वो ओवर द ईयर आई थिंक ट्विटर का, बट ये जो मस्क मेलन वाली बात थी, ये पहले जो गवर्नमेंट वगैरह भी थी या फिर इन जनरल जो मूड था वो थोड़ा सा लिबरल था पूरी वर्ल्ड ओवर भी, तो जिसके अंदर ये चीज़ें होती थी। लेकिन वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ और अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा देना या फिर इस तरह का इंटरफेरेंस करना, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज पूरे वर्ल्ड ओवर में ही देखा जाने लगा, इंडिया में नहीं, वो यूएस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का हो रहा है। तो वो आप कर दिया गया बोलते हैं कि ठीक है ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की एक और बात है भाई, जैसे वो अपने नीरज भाई की बात थी, ऐसे में उसी तरह से आपको कह रहा हूँ, एक और बात है इस इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी पॉलिटिशियन के पास जाओगे तो उसके आसपास के लोग यार वो बोलेंगे, अरे गांव में कौन ट्विटर देख रहा है यार, ट्विटर पे हमें नहीं चाहिए, हमें दिखाओ फेसबुक पे, हमें दिखाओ यहाँ पे असली पॉलिटिक्स दिखाओ उस पे, या ग्राउंड पे दिखाओ ट्विटर। लेकिन उसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आप 2 ट्वीट आ जाएं ट्विटर पे तो वो इधर उधर फोन करता घूमता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीडिया की जो नज़र है ना वो ट्विटर पे बनी रहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल जो अपनी खबरें हैं वो भी वहीं से उठाता है कि भाई किसने क्या, किस सेलिब्रिटी ने क्या बोला, किस पॉलिटिशियन। सेलिब्रिटी तो हमारे यहाँ हालांकि नॉन पॉलिटिकल जो सेलिब्रिटी हैं वो तो चुप ही हो गए हैं, वो तो अब अपना ओपिनियन देना छोड़ ही गए। जैसे अमिताभ बच्चन करता है T40321 फिर डैश कुछ आता नहीं। वो अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं वो अपना बैंक अकाउंट जो है वो पनामा वालों को कोड वर्ड में भेजते हैं भाई, 4 डिजिट करके। तो वो तो वो हो सकता है, हम नहीं कह सकते वो, लेकिन उसमें कुछ कहते हैं कि वो जो है भाई वो पुराना कोई प्यार व्यार है, उसको अपना संदेश भेजते हैं। कुछ कह रहे हैं बिकाजी भुजिया के दाने गिनते हैं डेली, उसके ब्रांड एम्बेसडर। ये भी हो सकता है, या फिर वो कुछ किसी से मिलने की टाइमिंग वाइमिंग सेट करते हैं, 473 का मतलब भाई 4 बजे इतने बजे, तो जया जी से बच के वो भी
तो ये जो है ना सेलिब्रिटी वगैरह तो भूल जाओ, आपकी कोई ओपिनियन देगा। हाँ, राजनेता एकदम से कोई ट्वीट करता है, कुछ भी कहता है तो एबीपी तभी उठाता है, न्यूज़ 24 तो आज तक वहीं से उठाता है, सब वहीं से उठाते हैं। तो इसलिए नेता वैसे तो लगेगा कि यार मेरा वोटर गांव वाला तो ट्विटर पे है ही नहीं, वो तो कुछ कर दो, उसको क्या मतलब है। लेकिन एक वो अगर पोस्ट देख ले तो बावला हो जाता है। अच्छा है ये ट्विटर की ताकत है। इंस्टाग्राम पे आप, फेसबुक पे आप जो है ना डालते रहो, रील डाल दिया आपने, रील तो आपको बताया मजाक मजाक में 4-5 मिलियन वैसे हो जाती है कई बार, रील बहुत चल जाती है लोगों की। दे डोंट केयर अबाउट रील्स, ओपिनियन के। अगर किसी ने ट्वीट डाल दिया ऐसा लिख के कि नेताजी तो फलाना ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्विटर टॉक्सिक आप जो बोल रहे थे ना, इसलिए हो गया बहुत ज़्यादा कि लोगों के बारे में साजिशें फैलाना, नेता के बारे में कोई हल्की बात लिख देना, है ना, वो बहुत चलने लग गई हैं अब आजकल। उस पर व्यूज़ आते हैं, उस पर रीच आती है। और फिर वो एक गिरोह टाइप भी काफ़ी एक्टिवेटेड है, मतलब किसी की पीआर आपको गिरानी है हाँ तो उसके लिए आप किसी को बिल्कुल। अब वो सुपारी दे सकते हो, फिर उसके थ्रू ये सारी चीज़ें भी ये होती हैं। हैं, कई लोगों ने अपने गैंग ग्रुप बनाए हुए हैं टेलीग्राम पे, जैसे अपना चैनल बनाया हुआ है कि राष्ट्र को समर्पित मोदी सेना, ये सेना, वो फिर सेना। वहाँ से अटैक करवाया वहाँ जाता से फिर वो क्या करते हैं, उसी टेलीग्राम ग्रुप में वो 2-4 फोटो डाल के एडिट करके भेज देंगे, भाई वो ये है, इसको ऐसे ऐसे करके पेल डालो सब मिलके, तो वो सब उसके नीचे उसी तरह के एक जैसे कमेंट और उस तरह से। तो डराने का, इंटिमिडेशन का टूल होता है। जो डर गया सो डर गया, वो भाग जाएगा, वरना तो कहने को तो क्या है, ये बेचारे 20-20 साल 22-22 साल के बच्चे होते हैं जो ये सब करते हैं, मतलब पर मारने को तो क्या मारने आएंगे, लेकिन बस वो मलाइन करके आपको जैसे अभी वो मिस्री साहब का हाँ वो आया था कि अचानक उन पे वही सीज फायर के बाद में अटैक हो गया, और इतने सारे कमेंट्स और इतनी सारी चीज़ें, उनकी बेटी की इंफॉर्मेशन लीक करना, या फिर उससे पहले जो विडो थी नरवाल, हिमांशी नरवाल, वो तो मतलब राइट विंग के बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने, मतलब भाई वो कुछ लोग तो उनमें इस एक्सटेंट तक कह रहे थे, और हजारों रीट्वीट थे उसमें, 2-3 लाख की रीच थी कि ये खुश है अपने पति के मरने पे, कि ये उसको पहलगाम लेके गई है जान के, प्लान बना के। इस तरह की तो हल्की वो कह बात रहा हूँ कुछ भी चल रहा है, कैसे बोल देते हैं लोग, इस तरह की हल्की बात, और फिर वो बच भी जाते हैं उसको, बच भी मतलब जाते, कोई एक्शन नहीं है। कुछ एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। तो गवर्नमेंट का तो है ही कि एक वो हम देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी छोड़ दिया, मतलब ट्विटर के भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना एक कंडक्ट के, हेटफुल कंडक्ट के, वो तो वो खत्म हो गए मस्क मैलन ने कहा ही था कि मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा हूँ सबको, जो करना है करो। जिसको जो करना जो करो, भाई मुझे अपनी कमाई करनी है, एंगेजमेंट बढ़ानी है, एंगेजमेंट। वो जो आपने सही बोला था कि आजकल का फार्मर जो है गाँव से, वो वाली फार्मिंग छोड़ के एंगेजमेंट फार्मिंग पे लगे पे लग गया है। तो और इससे एक नुकसान हुआ है भारत की छवि को वो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय हूँ ग्लोबली लोग देखते हैं इस तरह के ट्वीट, क्योंकि ये हर कोई पढ़ रहा है। एक तो ये हुआ है, दूसरा हुआ है कि जो रेसिस्ट गोरा रिस्ट्रेंट था इस वजह से, जो कि हमारी रेस के ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस थिंग, की रेसिज्म को लेके बहुत तकड़ी पॉलिसी थी ट्विटर की, वो हट गई। अब हमें वो पजीत बोलते हैं, हमें रेलवे ट्रैक वाला बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं, मतलब बहुत सारे रेसिस्ट अकाउंट मतलब भर के आ गए कि भाई एक इंडियन के पास बैठना है तो आपको डिओड्रेंट का पहन के जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें चल रही और नॉर्मल हो गई हैं गोरों के बीच में, मतलब गंदगी इंडियंस के बारे में। और वो उसने की है, एलन मस्क ने की है, पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, पहले लोग बोलता यार ये तो अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा, ऐसी बात बोलूंगा। बट अभी खुलेआम चल रहा है, ये देखा मैंने। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में मुझे नहीं पता लोग क्या समझते हैं भाई। मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर पंच डाउन कर नीचे पड़े हुए आदमी को मुक्के मारते हैं तो उसको तो थोड़ा रोकने वाला कोई तो चाहिए होगा। अगर आपके ऊपर उछल के कुछ आप तोड़ रहे हैं तो अलग बात है, भाई आप एफर्ट लगा रहे हो अपना। अगर आप किसी को मरे हुए को दे दनादन मुक्के पेल रहे हो तो कोई तो रोकने आएगा, कहेगा भाई ऐसे मत बट करें। ऐसा नहीं चल रहा, ये तो करो फ्री फॉर ऑल है, मतलब कुछ भी। हाँ, तो फिर उसमें ट्विटर कभी भी देखता मुझे समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। उसमें तो फिर मतलब नेक्स्ट लेवल है, ऐसी चीज़ें ऐसी बातें, और ऐसा नहीं कि वो कोई फ्रिंज कुछ है या उसने कह दिया तो रिएक्शन नहीं आया, या फिर कमेंट में उसको लोग बोले कि ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है, उल्टा कमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये असली ये जो मस्क ने किया है ना कि फ्रीडम असली, भाई आपके अंदर जो असलियत है ना वो निकाल दो बस। वो तो हाँ वो है, उसने लोगों के को बोल दिया भाई तुम जो भी सोच रहे हो ना उसको डाल दो, बी योरसेल्फ, नाइकी का जैसे। हाँ, तो उसने बोला तुम सोचो मत। तो ये हो गया दुनिया भर का। वो गोरे रेसिस्ट अपनी गंदगी निकाल रहे हैं, हमारे वाले जो हैं भाई वो अपनी गंदगी निकाल रहे हैं। मैं पाकिस्तान के भी बहुत सारे अकाउंट्स देखता हूँ, उनका भी एक अलग सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश के भी अकाउंट हैं, वो भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो हर कोई मतलब अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो की फैक्टर है, गवर्नमेंट और इन सबको, पॉलिटिक्स को हम हटा दें तो मोनेटाइजेशन का जो फीचर है,
तो क्या ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि जिससे, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने ही बोला था एक टाइम पे कि पकौड़ा भी एक रोज़गार होता है, तो वैसे ही मोनेटाइजेशन भी क्या एक तरह से ट्विटर का मोनेटाइजेशन, क्योंकि कई लोग अपने आप को जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, ट्विटर इन्फ्लुएंसर, और कमा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास इनकम भी आ रही है, तो इज़ इट अ गुड थिंग कि ट्विटर आपको पैसे दे रहा है जस्ट लाइक यूट्यूब ऑल्सो पेज यू? मेरा मतलब इस मामले में ये मानना है कि ठीक है, अगर किसी को पैसा दे रहे हो आप, क्योंकि आप कुछ अगर वहाँ पे क्रिएशन कर रहे हो, बेसिकली उसने क्रिएटर के नाम पे ये शुरू किया था, क्रिएटर पे आउट ही बोलते हैं उसको अभी भी। बट आर यू डूइंग एनीथिंग रिमोटली क्रिएटिव इवन? उसका इनिशियली था कि इसमें वीडियो बनाएंगे, फिर ये सब हाँ। होगा, इंस्टाग्राम का बनेगा, वो तो खत्म हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं बना। हाँ, तो क्या हो गया है? फोटो डाल के आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? कई लड़कियों का वो निकाल देते हैं इंस्टाग्राम से, जो डांस कर रही हैं अपने कॉलेज वगैरह में, और फिर उसको ट्विटर पे डाल देते हैं और बोल देते हैं कि ये देखो, उसको क्रैक ऊपर कर गाली लिया, देते हैं कि लोगों ने क्रैक कर लिया। आप ये जो लड़की अभी जासूसी के आरोप में पकड़ी गई थी, ज्योति मल्होत्रा, हाँ, इसकी नॉर्मल फोटो क्लिप डाले थे, कोई नहीं करा था। इनकी इसकी भी वो फोटो डाल रहे हैं, मतलब बिकनी वाली बिकिनी और वाली या जो फिर है ना उस तरह कि की भी, हाँ, फोटो जो जानबूझ के वो डाल के फिर उस पर कैप्शन लिख रहे हैं तो उनको पता लग गया। कि इस देशद्रोही के बारे में आप क्या कहेंगे, बट फोटो वाले डालेंगे बिकिनी पहन रखी है या फिर उस तरह की। बिकनी ही बिकती है अब देश में, ये हो गया है। तो इसलिए मैं इस मामले में ये सोचता हूँ कि भी लोग, और पैसा को बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मैं बताऊँ, अगर अब पैसा कितना है, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कितने पैसों के लिए हम लोग इस गंदगी में उतर रहे हैं एज ए सोसाइटी। मुझे ये लगता है कि अगर आप 50 मिलियन इम्प्रेशंस, आई थिंक 5 CR, 50 मिलियन, हाँ 5 CR हो गया ना, 5 CR इम्प्रेशंस लेके आते हो और अच्छी खासी एंगेजमेंट लेके आते हो, जिसमें कि एक ब्लू टिक अकाउंट आपके साथ एंगेज करें, और आप जो है उसके लिए पूरा दिन बावड़े हुए रखें और करते रहें, गालियाँ भी सुन रहे हो, वो भी ले रहे सब हो, कर, सब कुछ ले रहे हो, तो आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया, इतना करके। तो ये उस तरह का रोजगार है कि आप रोजगार के साथ तो नहीं कर सकते, वो आपका खराब हो जाएगा। इतना तो थेरेपी में निकल जाएगा। थेरेपी में निकल जाएगा, कोई पुलिस में, थाने वाने में निकल जाएगा अगर कुछ बात हो गई, ऑफिस के भी चांस अच्छे हैं, उसका बहुत ज्यादा पुलिस के चांस है। चांस बहुत अच्छे हैं। तो इसकी मोनेटाइजेशन तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम की आज के टाइम में बेस्ट है। मैं एक्सपीरियंस नहीं किया फर्स्ट टाइम। इंस्टा पे नहीं है मोनेटाइजेशन, इंस्टा पे तो ब्रांड डील्स मिलती है। हाँ, ब्रांड डील्स, तो हाँ, तो उसके थ्रू आता है, बाकी यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं है मोनेटाइजेशन तो यूट्यूब। लेकिन ये जो बात आपने बोली ना कि कोई पुलिस वाला पकड़ जाए, जैसे आजकल वो मुद्दा चल रहा है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी जो कई लोगों ने पढ़ी, इवन कई राइट विंगर्स को भी मैं देख रहा, तो भी कहना इसमें गलत क्या, हमें नहीं समझ आ रहा, पूरी पोस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि गलत हो। तो अब उनको जेल भी डलवा दिया हरियाणा की वुमेन कमीशन ने कुछ एफआईआर करके, और बीजेपी की आई थिंक देयर वाज सम स्टूडेंट यूपी नहीं था, यूथ बीजेपी के, उन्होंने एफआईआर करवा के एक, मतलब एक सिंपल सी पोस्ट पे जेल भी डलवा दिया। और फिर जेल के बाद में जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल तो दे रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ से रहो। तो ये क्या सिस्टम है, मतलब कि आप कुछ लिख रहे हो और बिना बात के आप जेल, इसमें हरियाणा का भी कुछ लॉजिक है कि हरियाणा ये है बेचारा, मतलब नहीं, अब पहला अपराध तो उसका जो अली खान साहब है, उनका ये है कि भाई वो सोनीपत में बैठ के ऐसी अंग्रेजी बोल रहे उससे भी पहले है कि उनका नाम अली खान है। हैं। अली खान से पहले ये है कि वो ऐसी अंग्रेजी वहाँ लिख रहे हैं जहाँ पे कि हिंदी समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है हमें बैठ के। तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट डाली, और जो विमेन कमीशन ऑफ हरियाणा की चेयरपर्सन है, उनको शिकायत कर दी उसने। यूथ मोर्चा वाला जो था बीजेपी, वो बेचारे यूथ मोर्चा वाले भी, उनका ये होता है ना कि वो 2-4 साल स्कूल गए होते हैं, वो भी मतलब किसी को पीटने के चक्कर में, तो ज़्यादा तो स्कूल तो जाते नहीं है वो। तो उनको किसी ने बोला कि यार ये इसका नाम अली खान है, पहला नाम तो अली खान ही पढ़ लिया। नीचे उसने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोल रहा है, महिला वहिला ये वो करके, तो उसने उसको बोल दिया बीजेपी की जो चेयरपर्सन है विमेन की, उसको भी कुछ खास समझ नहीं आया। उसको ये समझ में आया कि ये कह रहा है कि इनके चेहरों पे पेंट मत करो, फलाना मत करो, कोई ऐसा वर्ड था जिसको इल्यूजन या कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था, उसको उन्होंने ऑप्टिक्स को कुछ समझ लिया था। हाँ, तो वो हो गया। लेकिन ये सारा होता क्यों है कि पकड़ लो, एफआईआर कर दो, इसके नीचे मस्जिद मिल जाएगी, खोद दो, ये कर दो। इस सारे गेम का एक समझते हैं आप क्रक्स क्या है? मतलब इसका जो युवा नेता है ना हमारे देश में, और अब भाजपा के सिस्टम में, क्योंकि 16-17 स्टेट्स में तो भाजपा का फुली डेवलप्ड सिस्टम है, और हिंदी पट्टी में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, उसके पास आगे बढ़ने का
लाइमलाइट में आने का, टिकट के आसपास पहुंचने का, पार्षदी लड़ने का, विधायकी लड़ने का, आगे राज्यसभा जाना, जो भी जाना हो, या पीएम बनने का, सीएम बनने का, क्या तरीका है? उसके पास तरीका यही है कि वो फ्रिंज से ऐसे ऐसे मुद्दे को घड़ता रहे, उठाता रहे, बार 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 बार, जो कि मीडिया में भी जाएं, उसकी अपनी छवि भी चमके, कुछ भी। तो वो कोने में बैठ के ना, किसी गली के नुक्कड़ पे बैठ के, कहीं बैठ के सोचता रहता है, यार मैं क्या करूँ। वो कहते हैं यार ये फलानी जगह ना वो कब्र जैसी कोई आइटम है, मज़ा आ रहा है कुछ, इसको खोद डालते हैं, न्यूज़ आएगी 2 दिन में। यहाँ पे फलाने स्कूल में जो है ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई है, भाई ये तो हमारे हिंदू बच्चे जाते हैं, इसको धमकाए जाते हैं, भाई जाके कैमरा लेके, वो कैमरा लेके चलते हैं साथ में, ये फलाने ने पोस्ट डाली है, इसके ऊपर हम वो ले लेते हैं, या वो औरंगजेब रोड पे सुसु कर दो। हाँ। तो इनके अच्छा इनके फिर 2 आइडल हैं कि जो कि दे वेंट टू द पिनेकल ऑफ पावर डूइंग दीज थिंग्स, एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ। दोनों बड़े नेता जो हैं इसी तरह ऊपर आए हैं। आदित्यनाथ साहब जो हैं एक प्रतिष्ठित मठ में थे, वो उनका एक बैकग्राउंड है, लेकिन यही केस वेस और चलते थे। इन्होंने सीएम बनने के बाद इन्होंने विड्रॉ भी कर लिए। मोदी जी का इतिहास जो है वो तो अब मिटाते रहते हैं उससे, लेकिन वो मिटता नहीं, कहीं कहीं से उखड़ उखड़ के लोग पढ़ते रहते हैं ये। तो अब सबके लिए ये बन गया कि यार जितना हम ये वाले काम करेंगे ना इस तरह के, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, तभी हमारा चांस बनेगा कि मैं इनकी जो उपाधियां होती हैं, मंडल अध्यक्ष है, ये फलाना अध्यक्ष है, फलाना अध्यक्ष है, मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा नेक्स्ट लेवल पे और ये कर दूंगा। विमेन कमीशन के लिए जो अब वो बन गया है, टेम्पलेट बन गया है, वो राज्यसभा जाने का बन गया है। ये अभी जो चेयरपर्सन है, इससे पहले देयर वाज अ लेडी कॉल्ड रेखा शर्मा। उनके तो बहुत ट्वीट्स भी हाँ, वायरल हुए। तो वो खुद इतनी गालियाँ देती थी वही, वो मतलब सुबह उठते गालियाँ देती, शाम को देती थी। ये दिल्ली की सीएम जो बनी सीएम है भी बहुत देती है, रेखा गुप्ता, टोटी चोर बुला रही थी अखिलेश को। अरविंद केजरीवाल को बोल रही थी कि इन्होंने पैदा होने का वीडियो मांगा था अपनी माँ से, तो मिला नहीं, तो इन्होंने यकीन नहीं किया। देखो ये ऐसे लोग जो हैं, तो इनका अब टेम्पलेट ये बन गया कि हम जितना जल्दी ये ऑफेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो हम नज़रों में आएंगे और अब हम आगे पहुंच जाएंगे। अब जो भी हरियाणा वुमेन चेयरपर्सन है, शी वांट्स टू गो अहेड एंड वांट्स टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ, और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह से जो नीचे के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता, युवा नेता जो हैं, वो नेताजी के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नेताजी का जूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नेताजी के जूते मुँह पे खाने का, तो कुछ भी सौभाग्य लेना चाहते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए ज़्यादा खतरे, मेरी रीडिंग एटलीस्ट ये है कि इसलिए ज़्यादा खतरे में आया क्योंकि सबको होड़ लगी हुई है कि अनुराग वर्मा को लोग देख रहे हैं, 2-3 लाख लोग देख रहे हैं, अगर मैं इसी के साथ कुछ कर दूं तो वो 2 लाख लोग मुझे भी देखेंगे। वो जैसे पहले बिहार में होता था कि इसके पास थोड़ा बहुत कुछ आ रखा है तो इसको किडनैप वही तो इसलिए बेचारे लुंगी वो उसमें धोती वोती में घूमते थे वहाँ की, मैं भाई इतना बड़ा आदमी। ये वो आजकल वो सबके साथ ही हो गया, बोला अरे ये बड़ा ऊपर चढ़ रहा है, ये इसको ही खींच लेते इसको हैं, ले गया थोड़ा इधर, है ना। तो ये मामला है सारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को। बट ये क्या इतना इजी है कि मैं गया पुलिस में, मैंने गया यार इसने ये लिखा है, मेरी भावना हर्ट हो गई, अब इसको आप पकड़ो। नहीं, इतना आसान नहीं, इससे भी आसान है। आपको जाना ही नहीं है पुलिस स्टेशन, तो क्या करना है? वो युवा नेता के स्पीड डायल पे है थानेदार, वहाँ का थानेदार, वो कहेगा मैं क्यों करूँ भाई, भाग के करेगा भाई वो, वरना नहीं करेगा तो दूसरे थाने में पे भेज देंगे उसको, कहीं और पे पेल देंगे उसको। बात ये है ना कि आप नहीं, बट उससे चलो युवा नेता का तो फायदा हो गया, बट थानेदार का क्या फायदा हो रहा है? उसको उसका ब्लेसिंग मिल रहा है, आगे बढ़ेगा, उसको भी प्रमोशन तभी मिलेगा। अच्छा, दोनों मतलब साथ दोनों में की ग्रो करते हैं। वरना वो क्रिएटर्स जो करते हैं ना, कॉलेब पोस्ट, इट्स अ कॉलेब पोस्ट। कॉलेब पोस्ट है। हो क्या रहा है कि आरएसएस के हर जिला में ऑफिस हैं, फिर इनका दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नागपुर में है। होता क्या है, अभी इन्होंने 5 स्टार बनाया पूरा, देखना आप कहाँ पे? इधर ही झंडे वाला में। हाँ देखा ना, बाहर से देखा ना क्या, हाँ, मतलब ऐसा है कि वो हयात वयात को फेल करता है, तो वो अलग बात है। बट क्या होता है कि आरएसएस जिला अध्यक्ष की पावर जो है ना, फोन पे सारा सिस्टम उसके अंडर है। यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर वांसलर भी सब संघ ने कब्जा करे। तो अब वो एसपी को भी पता है कि यार इसका अगर मेरे पास फोन आ गया तो मेरी तो सिस्टम खत्म, मतलब दे आर रनिंग द शो। तो इसलिए थानेदार वानेदार जो है ना, वो अब उनके सिस्टम से बाहर। इस चीज़ का सोल्यूशन ही एक है, एक ही था। अगर ये कर ले, अगर कोर्ट संज्ञान इसमें ले ले, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ ऐसा बोला कि तुम उसको रिस्ट्रेन कर दिया, उसको बोल दिया, बोला कि अभी हम आप पे नजर रखेंगे। एसआईटी उन्होंने फॉर्म करी है 3 मेंबर की, उनके बयानों को। अगर आप कॉलर ही थानेदार का पकड़ लेना, या उससे ऊपर आईओ से ऊपर या डीएसपी एसपी का पकड़ ले वो कोर्ट,
भाई तुम अगर ऐसे मामलों में FIR करोगे दर्ज, तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या मेरिट चेक की, क्या तुमने इस मामले में, क्या तुम्हें ये धारा जो तुमने लगाई है, जो इसमें अब तो BNS कहते हैं, पहले IPC थी, क्या ये इसमें सुसंगत है, क्या लग सकती है, तो तुम्हारी क्या जजमेंट है इसके ऊपर। तो अगर कोर्ट वहाँ हाथ डाले ना, तो हो सकता है फिर वो थोड़ा डरे कि यार मैं फ्रेम, किसी को भी इनोसेंट को फ्रेम करने से पहले अगर थानेदार डरे या SP डरे, DSP डरे, तब ये चीज़ ठीक हो सकती है। वरना तो उनको तो यार दे विल फॉलो द पॉलिटिकल ऑर्डर्स बिकॉज दे नो कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है कि। तो मतलब कोई भी आपने बेसिकली ट्विटर वगैरह पे कुछ डाल दिया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कॉल लगाया और आपको धर लिया, बड़े इज एज इजी, बहुत कहीं पे भी कहीं पे भी कुछ भी धर लेंगे, या फोन आ जाएगा भाई थाने में आ जाओ, या ये कह दें, या धमकी आ जाएगी भाई इसको डिलीट कर, वरना तेरे को 5 मिनट में सबक सिखाएंगे। अच्छा वो कहेगा कि मैं डिलीट कर दूंगा क्रिएट कर, नहीं नहीं डिलीट मत कर, माफी का वीडियो, अच्छा वो भी माफी का वीडियो बना और नाम लेगी ये युवा नेता फलाने लक्ष्मीकांत मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसे ऐसे करके आज के बाद नहीं करूंगा, लक्ष्मीकांत जी ने बहुत सहयोग किया, धन्यवाद ऐसे। आपने एक रिसेंटली वीडियो देखा होगा, हमारा हरियाणा का एक सिरसा में प्रोग्राम था CM साहब का, एक DSP साहब थे, DSP राणा, तो उन्होंने क्या किया, एक भाजपा का कोई छुटभैया सा नेता था कोई ना, जिला पार्षद का कुछ टाइप, हालांकि वो गवर्नर का बेटा था, फॉर्मर गवर्नर का, तो उसको पहचाना नहीं, उसको स्टेज पे नहीं आने दिया। DSP साहब ने कहा भाई बाहर चलो, बाहर चलो, भाई सेंसिटिव इशू है भाई, CM की सिक्योरिटी है, मजाक थोड़े है कोई, तो उसको बाहर निकाल दिया। अगले दिन उस DSP को बिठा के उसने, पार्षद टाइप आदमी ने, माफ़ी मंगवाई है कि मैं इनको पहचान नहीं पाया। हाँ वो हैं वो बगल में बैठे हैं और वो और वो माफी फिर मांग वो रहे बोल रहे हैं कि गर्ग है क्या है, कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, हैं। कोई हाँ बात वो नहीं, तो एकदम हमारे वेरी डिटैच्ड। बहुत आउटरीच हुआ, कोई कि यार CM को बोलो यार क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। CM आया, बोलता कि हाँ पहचानना तो चाहिए था, गलती है DSP की। पहले बट इनके संगठन बड़े मजबूत हुआ होते थे, IPS एसोसिएशन, IAS एसोसिएशन, जो स्टैंड लेते थे, बहुत ही अग्रेसिवली पुश करते थे, वो कहाँ चले गए? वो था ना कि वो कांग्रेस की गलती है, वो कोशिश करते थे डेमोक्रेसी इसको कि इसको असली डेमोक्रेसी बना दे। भाई ऐसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है डेमोक्रेसी अच्छा जी। जो जिस तरह के हम प्रोडक्ट हैं, 700-800 साल का, जो हम जिस तरह इवन से हमारे स्कूल में हम जो जाते हैं, बच्चे के बोलते हैं कि यार आप आजकल बाहर क्यों नहीं रहे बच्चे, स्पेशली राजस्थान में तो ऐसे होता है। तो हम क्या डिजर्व करते हैं कि हम तो हमें प्यास रहती है कि कोई डिक्टेटर आए और मेरा गला पकड़ के कहे कि तेरे गले में विकास डाल दूं, हाय हाय, मेरी आवाज डैडी। डिक्टेटर डैडी, तेरे गले में विकास का पहिया डाल दूं, तो यस, चोक में तू बोल मत, तेरी चोक आवाज को में मैं विकास डैडी। से तो सिंगापुर कब बनेंगे हम, चाइना कब बनेंगे हम। हाँ। तो अब आपको चाहत ये है लोगों की, तो कहाँ से मिलेंगे, तो DSP साहब को माफी मांगनी पड़ेगी बैठ के साहब। बट जैसे हरियाणा का आपने बोला, आप खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हरियाणा का बोलते हैं यूथ क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो हम लोग देखते हैं, पॉडकास्ट में हो या फिर बदमौसी में हो या फिर बदमाशी में, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस तरह के रील्स बनाते हैं जिस तरह के, तो हरियाणा का भी एक बहुत ही टूरिज़्म में स्पेशली कि ये हरियाणा के लोग आएंगे और पूरा बर्बाद करके चले जाएंगे, तो ये इमेज किस तरह से हरियाणा की बन गई, ये सोशल मीडिया ने कैसे उसको एक्सेलरेट कर दिया, और क्या ये इमेज जो बनी हुई है वो एक्यूरेट रियलिटी वहाँ की है या फिर कुछ लोग इस तरह का करते हैं? हरियाणा का पतन एक तरह से वो कैसे हुआ? मतलब मैं हरियाणा का इस चीज को तो पतन नहीं मानूं, मतलब मुझे लगता है कि ये जो सब बन रहा है ना, एक तो बाहर के जो लोग हैं वो जो भी NCR की चीजें होती हैं उसको हरियाणा पे थोप देते हैं। हाँ ये भी है, वो कहते हैं हरियाणा वाले दे कांट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन नोएडा थिंग एंड हरियाणा थिंग, इवन लाइक गुड़गांव की जो अर्बन थिंग है दिस, वो हरियाणा नहीं है, मतलब नहीं है। पर मैं हरियाणा को एक वो भी नहीं दे रहा, क्लीन चिट भी नहीं दे रहा कि भी हाँ हम बहुत ज़्यादा वो हैं इससे। हमारी जो असली दिक्कत है, असली दिक्कत ये है कि ये जो बदमाशी रिफ्लेक्ट हो रही है ना रील्स पे, ये एक्चुअली में पेंडेमिक बन गया है हमारे यहाँ पे, खास तौर पे NCR के साथ लगते जो ज़िले हैं हमारे, सोनीपत है, रोहतक है, बहादुरगढ़ झज्जर में आ जाता है, उधर है। तो क्या है कि इधर अब ये हो गया कि अंडर एज शूटर्स गैंग्स, दिल्ली में गैंग है बहुत बड़ी जो बवाना गैंग कहते हैं, बवाना, हाँ नीरज बवाना जो उसका शूटर है ना, बहुत बड़ा बदमाश जो कई साल से जेल में है, एक उसकी गैंग है, और एक ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया क्या नाम है उनका, उनकी गैंग है। तो इनके ये क्या करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है, जो रोजगार हमारे प्रधानमंत्री नहीं दे पाए तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम देंगे भाई युवाओं को। रिक्रूट कैसे? फेसबुक वगैरह के थ्रू? हाँ ये इंस्टा, फेसबुक। हाँ आपने देखोगे ना वो फलाने ग्रुप की ने पोस्ट जिम्मेदारी ले ली उसको मार के। हाँ हाँ हाँ।
तो कुछ भी घटना होती है देश में वो जिम्मेदारी ले लेते हैं और वो उसके नीचे नए नए लड़के जो पोस्ट करते हैं, भाई जिंदाबाद, जिस कास्ट का लड़का होगा, जिस कास्ट का शूटर होगा, उसकी जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 है, सारे इसके नीचे कास्ट ही हर चीज में। अच्छा। तो वो फिर बड़ा प्रभावित होते हैं, हम भी ऐसे बने 17-18 साल के, 16 साल के, कुछ करने को नहीं है, गाँव में फालतू घूम रहे हैं, 10वीं-12वीं कर ली है, बाप की खेती है 2-2.5 किल्ले की। हमारे यहाँ यही है, मतलब कोई बहुत बड़ी जागीरें नहीं रह गई हैं। आपको 10-12 किल्ले वाला जमींदार गांव में 2-4 ही मिलेंगे, है कोई भी कास्ट हो हमारे यहाँ, चाहे वो जाट की हालत ऐसी है, गुज्जर की ऐसी है, यादव की ऐसी है, एग्रेरियन कास्ट जितनी भी हैं, ब्राह्मण की हैं, जितनी भी हैं, जो लैंड है अब बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए, बहुत नीचे तक आ गई हैं। और ये एनसीआर को अगर आप हटा देना इसमें, क्योंकि इनकी ज़मीनें थोड़ी बिक गई हैं और महंगा हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रगल। बच्चा है, मान लो फार्मर है कोई, उसके 2-3 लड़के हैं भाई, लड़की की उसने चलो शादी वादी कर दी, उनको बहुत कम उम्र में कर देते, तो उसके बाद वो बेचारे घूम रहे हैं, ऐसी संगत में आ जाते हैं, कोई शूटर बन जाता है, कोई ड्रग्स का कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना बढ़ गई, और क्राइम बढ़ने की वजह से। लेकिन इन सब की एट द एंड ऑफ द डे द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स विद द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज मोर देन प्लीज्ड कि आप उलझे रहें बाकी चीज़ों में। हमारी सरकार चाहती है, 10 साल रही, अब फिर से ये आए हैं कि ये चाहते हैं कि भाई आप जय जयकार करो, झंडे उठाओ धर्म के और करो। ख़ास तौर पे ओबीसी वर्ग के युवाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, ऐसा करने की कोशिश की है, जिसमें कि मतलब आप आरएसएस के फुट सोल्जर बन जाओ, बजरंग दल के बन जाओ, भंडारा लग गया, ये लग गया, फलानी जगह आपने कर दिया। वहाँ पहले सेना के बहुत एम्बिशन उनके हुआ करते थे, फिर वो अग्निवीर से भी थोड़ा, आई थिंक सेना के तो मार दिए इन्होंने, अग्निवीर से बहुत डेंट पड़ा। हालांकि अग्निवीर के लिए भी लाइन लग गई हमारे यहाँ बच्चों की, वो हैं ही इतने, कोई भी जॉब के लिए बिल्ट तो बढ़िया होता ही है, बिल्ट बढ़िया है भाई, दूध दाद का चस्का रहता है पीने का, तो बिल्ट तो ठीक ठाक है, न्यूट्रिशन तो वो ठीक ठाक कर लेते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, मैनेज कर लेते हैं, और भागते दौड़ते हैं, है ना, तो वो तो ठीक है, सिस्टम तो अभी तक ठीक है शरीर का। और ड्रग्स, हमारे यहाँ ड्रग्स उस तरह से बहुत कम है, जो ये वाला हार्ड ड्रग्स होता है। उसका एक बड़ा रीजन ये है, मैं तो अपनी थ्योरी यही देता हूँ, जो भी कोई पूछता है, हमारे यहाँ हुक्के का बहुत बड़ा ट्रेंड है, भी 5-7 भाई बैठ के हुक्का पी लेंगे। हालांकि हुक्का कोई इतनी अच्छी चीज तो है नहीं अपने आप में, लेकिन ठीक है, फिर भी हाँ, आपको अल्टरनेट वो दे देती है कि आप यार, हमारे यहाँ अफीम वगैरह को और ये से चिट्टा विट्टा को बहुत बुरा माना जाता है ना, और इस वजह से वो आदतें नहीं आती हैं बच्चों में, तो अभी भी ठीक ठाक है बिल्ट। लेकिन जब से अग्निवीर आया ना, उसने सिस्टम हिला दिया है, कोचिंग सेंटर्स का और एकेडमीज का बंद हो रही हैं, खास तौर पे जज्जर वाले एरिया में ना, बहुत फौजियों का गढ़ रहा है जज्जर वाला एरिया जो है हमारा, रेवाड़ी भी, हाँ रेवाड़ी रहा है ना, बॉक्सर्स का, हाँ बॉक्सर्स का, और इसलिए ही रेजिमेंट वगैरह की डिमांड भी करते हैं ना इधर के लोग, बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। हाँ, तो वो तो इसलिए ये बहुत गड़बड़ हो गई है, इस वजह से बच्चे जो हैं अब और भी ज़्यादा डायरेक्शनलेस हो गए हैं, ये एक स्कोप आपका मर गया है। क्योंकि जो साल की 6-7 हज़ार भर्तियाँ, मेरा डेटा इनकरेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भर्तियाँ हरियाणा से 6-7 हज़ार साल की फौजी में आती थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं। तो इतने सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अब, और ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब अग्निवीर बन के जाऊँ और बाय एक्सीडेंट मर जाऊँ, शहादत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कोई ख़ास पॉलिसीज़ नहीं है। तो सेना को ठेके पे डालना तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि वो स्पेशली नॉर्थ का ही एम्बिशन है। हम लोग सुबह 4:30 उठते थे, तो सेना की प्रिपरेशन वाले भागते हुए अपने को मिलते थे सुबह सुबह। हाँ, वही तो हरियाणा का जो आप एज ए सोसाइटी बोल रहे हैं, ये जो हुआ है बदमाशी का, तो ये जो बेरोजगारी है ना, एक इसके कोर में है बहुत बड़ी चीज। क्योंकि मैं जिस रीजन से आता हूँ, वहाँ सेना में लोग बहुत जाते हैं, स्पेशली झुंझुनू के लोग। शेखावटी से आता हूँ, झुंझुनू में तो मतलब जो मेरे घर के बगल में, वहाँ से तो इतने लोग जाते हैं। और हमारे गाँव के अंदर भी जैसे सेना में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी फिर मूर्ति बनती है, वो रूल है। तो जब मैं गांव में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे वो मूर्तियाँ ही दिखती हैं मुझे। हाँ, मतलब इतने लोग शहीद होते हैं कि मूर्तियाँ ही दिखती हैं वहाँ पे। वही मैं अभी शेखावटी का डेटा भी देख रहा था, झुंझुनू का भी खासतौर पर बहुत अकेडमीज होती थी, बहुत ज़्यादा। अब बता रहे हैं कि 70% डाउन है। हाँ, मतलब 30% ही बच्चे रह गए उनमें से जो आते थे। तो इस सब का इल इफेक्ट आपको जो है यू विल सी। तो ये सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं बदमाश छोरा, हाँ, वो उसके पीछे का लॉजिक ये है, बेरोजगारी तो है, ये बेरोजगारी तो है, खुशी के पीछे एक सैडनेस है। और ये जो शूटर बनते हैं, अंडर एज शूटर बनते हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं और फिरौती वगैरह काम करते हैं, तो सरकार पे जिम्मेदारी। अच्छा, ये डंकी जो है,
ये तो भला ट्रम्प साहब का कि उसने फिर आते ही बोल दिया कि भाई मैं जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दीवार दीवार कूदने वाला सिस्टम जो है डेमोक्रेट्स कूदवाते हैं, दीवार रिपब्लिकन हमारे यहाँ सेम सिस्टम है जैसे बांग्लादेश बॉर्डर से है ना क्या है। तो डेमोक्रेट्स ने आते ही डेमोक्रेट्स में बाइडन के टाइम पे 4-5 साल बड़ी लिबरल पॉलिसी चली, बहुत बच्चे कूद के गए, असाइलम अप्लाई कर दिया। पहले रेट शुरू हुआ था 15 से 20 लाख 2020 में कोविड टाइम में डंकी का, अब पहुंच गया था ट्रंप के आने से पहले 40-45 लाख रुपया एक बच्चे का। दिल टेक यू टू दैट मैक्सिको बॉर्डर वाया पनामा एंड वो वाले रूट से। तो वो कूद के वहाँ जाते हैं, असैलम अप्लाई करते हैं, असैलम के टाइम पे वो गायब हो जाते हैं या रेंज से बाहर हो जाते हैं। तो घर पैसा कमाते हैं, भेजते हैं। 40 लाख का मतलब आप ये लगा लो एक किला बेचना पड़ता है, मतलब 40-45 लाख। तो ये बहुत हुआ, हर गांव से 10-10, 20-20 लड़के जो हैं भाग के गए और सबको चस्का लग गया, क्योंकि जो पुराने गए हुए थे जो जिनको 8-10 साल हो गए हैं तो उन्होंने थोड़ा घर पे पैसा भेजना शुरू किया, उनकी कोठी वोठी देख के सब हो जाते हैं। पंजाब में भी यही हुआ था पहले अर्ली 2000 में, तो ये हरियाणा में भी हुआ। बहुत लड़के डंकी से बाहर भागे और कुछ मर भी गए रास्ते में, पता भी नहीं चला। ये डॉक्यूमेंट्री भी आई थी एक बीच में हैं, अब डिपोर्ट भी हुए हैं कुछ, डिपोर्ट हुए बहुत सारे। तो ये भी अपने आप में एक एपिडेमिक है बहुत से परिवारों के साथ। और खास तौर पे ये खेती वाले परिवार ही पीसते हैं जिसकी 2 से 2.5 एकड़ एवरेज जमीन है। वो जो है ना आज के टाइम में बहुत बहुत परेशान है। मतलब उसका बच्चा जो है ना वो दे पाया है उसको डायरेक्शन कि भाई मैं खुद खेती करता था, तो वो उसको ऐसी दिशा नहीं दे पाया, ऐसी शिक्षा नहीं दे पाया कि वो बढ़ सके आगे। तो वो इन्हीं चीज़ों में रह गया। आपकी रील बना दी, बदमाशी कर दी, वो कर दिया, फलाना कर दिया। या फिर जिम जाना, क्लाउड किचन जिसमें शेक्स और सैंडविच बिकते हैं। हाँ, ये भी एक अजीबोगरीब, ये वही ना, ये दिस इज एनसीआर थिंग। एनसीआर थिंग। हाँ तो तो ढोकला तो सही था, काफी अच्छा था यार। मैं उसी के स्वाद को निहार रहा हूँ। तुम्हें कचौड़ी एंड ढोकला कॉम्बिनेशन तो है। ढोकला तो जलेबी का भी तो होता है कचौड़ी का, आपको कैसा लगता है? यार मैं जंक उतना खाता नहीं हूँ। फिर भी जलेबी, और जैसे मतलब लखनऊ में खाया जाता है, इंदौर वगैरह में खाया जाता है कि जलेबी और पोहा, कैसा लगता है आपको? मेरे को तो नॉनसेंस, मतलब इस पॉइंट पे मुझे मुझे ना ये फूड इतना वो नहीं करता। जैसे एक टाइम पे मेरे को थोड़ा सा रोमांटिसिज्म होता था ऐसे फूड्स वगैरह का, उनका बड़ा अच्छा है भाई जलेबी खाओ ये खाओ। बट ओवर द ईयर मैंने कहा कार्ब्स स्वीट कार्ब्स, तो वो मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी। वो तो एक है। दूसरा ये कि आपका ये ऐसे नहीं लगता मीठा, जैसे राइस और रसगुल्ले का कोई बना दे कॉम्बिनेशन, पोहे और यार कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का बन सकता है। मैं तो इसको मानता हूँ, फूड में आप जितना एक्सपेरिमेंट करो कर दो। अब बताओ यार किसने सोचा होगा कि साला बनाना को ना क्यों ना मैं तेल में डाल दूं। हाँ नॉनसेंस बात है ना भाई, तू बनाना को तेल में क्यों डाल रहा है। बट आप खा रहे हैं लोग बनाना चिप्स आज के टाइम में। एक कंटेंट ना शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा। हमारे जैसे जींद है जो हमारा, उसको बड़ा लोग हरियाणा के लोग ही आपस में ट्रोल करते हैं। ये आपस में एक वो सब वॉर भी होते हैं ना नीचे, तो जींद वालों को हरियाणा के बाकी ज़िले के लोग जो है ना वो ट्रोल करते हैं। क्योंकि हमारे उसमें ज़िले में ना थोड़ा सा ये है, जींद या हिसार में भी थोड़ा बहुत, कि ऐसे कहते हैं लोगों को खाने का शौर नहीं, किसी के साथ भी कुछ भी खा लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ चाय के साथ मीठे चावल बड़े राजी हो चाय के साथ, वही तो जैसे आपने ऐसे ये मतलब थोड़ा अलग मीठे चावल गुड़ वाले होते हैं, उसमें चाय डालो, उसको घोल के सही में। अच्छा, केला चाय के साथ खाओ। और बतासे जो होते हैं ना, बतासा वो माउंटेन ड्यू के साथ खाओ आप, वो अपने आप में इतना मीठा है। माउंटेन ड्यू अपने आप में इतनी मीठी है। तो हमें ये कहा जाता है कि भाई तुम लोग ना मतलब कुछ भी उठा के और कुछ भी खा लेते हो। बट हरियाणा का फूड तो क्या होगा, बाजरे की रोटी और ये सब होगा। नथिंग कॉल्ड फूड, वी जस्ट हैव इंग्रेडिएंट्स, रॉ इंग्रेडिएंट्स एंड। और इतना वेजिटेरियन ज्यादा है ना वहाँ पे हरियाणा में। मतलब आप ये देखो ना, लाल मिर्च जो है और मट्ठा जो है, छाछ है, छाछ जो है, ये इंग्रेडिएंट है बेसिकली। वैसे कि आप इनको डाल के कोई फूड बना सकते हो, लेकिन हम इन्हीं को खा लेते हैं बेसिकली। वी जस्ट हैव इंग्रेडिएंट। ये सब अकाल के फूड थे जो अभी तक चलते आए।
हाँ, अब हमारा थोड़ा पंजाबीजेशन तो हो गया है खाने का, थोड़ा ग्रेवी व्रेवी वाले जो ढाबे वाबे हर जगह खुल गए हैं, और मुरथल और हर हाईवे पे पचरंगा अचार वो क्या है वो? वो तो पानीपत का है, पानीपत को हरियाणा में ही है ना? वो वहाँ बहुत फेमस है पचरंगा चार में, पचरंगा। अलग अलग तरह का खाने के मामले में। मतलब अब बाकी सारी चीज़ों में प्राइड कोई ले ले क्या ले ले, खाने में प्राइड बहुत लास्ट में ले पाएंगे। खास तौर पे हमारी जो बेल्ट है, हिसार जींदवाड़ी बेल्ट है, जो एकदम से मतलब जिसमें राजस्थानी टच भी आ जाता है कि भाई बाजरे की रोटी खा ली, चटनी के साथ खा ली, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो मतलब लाइक। बट म्यूजिक में बड़ा हरियाणा ने अपना परचम तो लहराया है। मतलब म्यूजिक उनका ऐसा है कि पूरा नॉर्थ में अब स्पेशली राजस्थान में तो पूरा हरियाणा के म्यूजिक लोग सुनना पसंद करते हैं। दिल्ली में बहुत हिट है, तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने तो रीजनल लेवल पे आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द कर दिया बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये जो है ना पंजाब को देखते हुए, पंजाब के फुटस्टेप से चलते हुए सपना चौधरी हरियाणा से है ना? सपना चौधरी से। तो हमारे यहाँ सपना चौधरी बहुत बाद में आई है, उससे पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। पहले हमारे यहाँ सिर्फ रागनी होती थी, फोक रागनी, वो आपने सुनी हुई होगी। उसमें बेसिकली बैंजू होता है, घड़ा होता है, और इस तरह के तबले बदले होते हैं, और वो एक उसमें चलता है सिंक में, और वो हमारे बाप दादा बहुत पसंद करते थे। और रागनी औरतें गाती थी सिर्फ? नहीं, अच्छा, वो अच्छा, तो हाँ, फोकित हो गए। ओके, आप जो कह रहे हो ना, वो तो गिद्दा करते हुए गाती है, वो तो फोकित है। रागनी मतलब स्वांग एक चीज होती है जिसको सांग कहते हैं हम अपनी भाषा में। स्वांग का मतलब ये होता है कि उसमें एक जो है लड़का जो है उसको नकली कहते हैं, वो जो जो कॉमेडियन होता है उसमें एक, ठीक है, एक होता है उसमें, दो तीन होते हैं उसमें जो लड़की के कपड़े पहन के डांस करते हैं, एक उसमें मेन सांगी होता है जो कि किस्सा सुनाता है। फेमस जो किस्से हैं फोकलोर के, वो हीर रांझा हो गया, राजा हरिश्चंद्र हो गया, विक्रमादित्य हो गया, जितनी भी कहानियां हैं हमारी, राजा दशरथ की कहानी होगी, अपना श्रवण कुमार की कहानी होगी, हर कहानी किस्सों के थ्रू कही जाती रही है हमारे यहाँ पिछले, मैं तो जितना जानता हूँ 60-70 साल से तो मैं देख रहा हूँ, किस्सों के थ्रू, रागनियों के थ्रू कहानियां कही जाती हैं हर सिचुएशन पे, कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे कब जब बेटा मर गया और उनके पास उसका दाह संस्कार के पैसे नहीं थे, उसकी माँ के पास, तो वो आई तो क्या रागनी गाई। हीर जब शादी करके जा रही थी तो रांझे ने कौन सी बात के द्वारा उसको कहा, इस तरह से कहा जाता था ना, बड़ा फोक ही था। मैं तो बहुत सुनता हूँ, पहले बचपन में नहीं सुनता था, बचपन में मुझे था कि मेरे को पंजाबी गाने सुनने हैं, तो मैं अब वापस हो गया कि सॉन्ग ज़्यादा सुनना है, इस तरह हो जाता है एक उम्र के बाद। लेकिन ये जो है ना, पहले पंजाबी ही चलता था हर जगह, आपने देखो डीजे पे सब जगह ही चलता था पंजाबी गाने हैं वो, अब हरियाणवी ने रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस कर दिया पूरा। क्योंकि अब लोगों को रियलाइज हुआ, भाई यूपी वालों को भी रियलाइज हुआ, खासतौर पर वेस्ट यूपी वालों को, राजस्थानियों को भी रियलाइज हुआ, यार ये हम तो इनके ज़्यादा क्लोज हैं, कल्चरली क्लोज हैं, हमें बात भी समझ में आती है इनकी, है ना। तो पंजाबी समझने में काफ़ी उनको बीट्स अच्छी लगती हैं पंजाबी की, बट वो लेकिन हरियाणवी तो मतलब वो दूर दूर तक फैल भी, अब तो वेस्टर्न यूपी नहीं रहा, अब तो ईस्ट आगे तक चले गए हैं गाने। सपना चौधरी ने डांस के माध्यम से, उसके बाद अभी हमारा एक वो चलता है डांडा नोली वाला, आपने सुना है क्या? उसका रैप नहीं सुना होगा आपने। वो गाएंगे वो, अरे यार वो तो बड़ा खतरनाक और कन्नैना में चाली रशियन बंदा वाला है, बड़ा डेंजर है वो। हाँ, नोली गांव का है वो, हिसार में। अच्छा, एक जो शुरू किया जिसने, वो है केडी, कुलवीर नाम है उसका, हमारा भाई है, उसने शुरू किया, कुलवीर दनोदा। वो जो है ना, देसी देसी ना बोलिया कर, छोरी रे, हाँ, देसी की हो रही रे, फैन कितनी हो रही है। उसने लिखा था, सिंगर इस गाने का वो है राजू पंजाबी, जो बड़ा नाम है वो काफी, जो कि राजस्थानी था। हाँ, ही एक्सपायर्ड रिसेंटली 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली। और वो तो इन लोगों ने बहुत बढ़ाया, मतलब ऐसा है, अच्छे गाने भी लिखते हैं, अच्छे कलम भी अच्छी होती है, गंदगी भी लिखी जाती है बहुत। हरियाणा रैप तो काफी। और कौन है? और भी थे ना? और एक मासूम शर्मा है जो सबसे फेमस है, जो सबसे खतरनाक हो गया, कंट्रोवर्सी, जो बदमाशी गाने लिखता है ना, बहुत अच्छे गाने भी गाए हैं उसने, आवाज़ भी अच्छी है उसकी, लेकिन अब जैसा मार्केट में बिकता है वैसा आदमी, गड्ढे तो वो भी पर मौत दी जाएगी। एक विक्की गोस्वामी है, एक सैनी है, अरे वो रोहतकिया अमित सैनी रोहतकिया है वो भी बड़ा फेमस है। और ये हैं दोनों ना फेमस से जो नाम है। और एक गुलजार छानी वाला है जो भिवानी साइड का, राजस्थान साइड का, भिवानी साइड का, इसको दूसरा गुलजार तो एक और गुलजार, तो वो भी बता। तो ये लिखने या बदमाशी के लगे, हरियाणा सरकार ने भी ये भी तो किया था, आपने नोट किया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बदमाशी के, तो माई की मासूम से तो माई की शर्मा का तो बहुत लंबा चला, तो मासूम की मासूमियत। अब नाम आदमी का, नाम घर वालों ने मासूम रख दिया
वो बंदा बेचारा ठीक ही लगता है, मैं रील वील पे देखा है, टैलेंटेड आदमी है बहुत। बट वो गाने उसके बहुत ही गंदे हैं, मतलब गंदे एज इन लाइक दे आर लिटरली अबाउट किलिंग अदर, कि कैसे तेरी फैमिली को भी मारेंगे, तुझे भी मारेंगे, गैंग वो गैंग गैंगस्टर उस तरह के हुआ है। जो मतलब जैसे सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब में जो भाई उसकी बीट्स में दम होता था, उसकी लिखाई में दम होता था, सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली ही आल्सो रोट अबाउट गैंग वॉर एंड दिस स्टफ। बट उन्होंने वो भी तो लिखा था, नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूंगी। अब वो कहाँ से लाए थे राहुल उसको? गांधी ने भी सुना फिर वो आगे कहाँ तो। से लाए थे? इवन टू कनाडा ना वो उस साल, तो उसने वहाँ देखा ईस्ट कोस्ट का वेस्ट कोस्ट की जो आपस में रैप की लड़ाई चलती थी, हैं, टुपैक था और हाँ, वहां से ले गया टुपैक, उसका मतलब फेवरेट था। अब वो जो जोनरा था 90s का गैंग रैप का, वहाँ पे मासूम शर्मा भी ये बोलता है कि यूएस में चलता है, वहां क्यों अग्नि बैन करते हैं, बोलते सेम यूएस में चल रहा है ये वाला। तो मासूम है यार। हाँ तो ये इस पे मैं क्या कहूँ, मतलब मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ बैन करने का। देखो मुझे तो ये लगता है कि भाई आप जितना फिर एक पंजाबी और गाना था, बचपन में सोचता था अलाउड कैसे है, कब्जा ट्रैफिक पुलिस ने इसको अलाउ कैसे कर रहा है। वो गाना है कि अत्थे जिथे जावांगे उत्थे गड्डी गड्डी मोड़ांगे, सारे के सारे सिग्नल तोड़ांगे, और फिर नाच रहे उस पे। आगे ट्रैफिक पुलिस अलाउ कैसे कर सकती है ऐसे गाने। बारात जब आती थी, हाँ नाचते हुए बाराती घुसते थे लड़की वाले, कौन सा गाना पे वो घुसते थे? हाँ, चकलो रिवाल्वर कब्जा लेना है। उसका ट्रांसलेशन क्या है? भाई रिवाल्वर उठाओ कब्जा लेने आए हैं। मेरे में पता है क्या होता था, हमारे राजस्थान में वो गाना नहीं था पापी चूलो, हाँ हाँ पापी 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 चूलो वेंगा में, उसमें औरतें मतलब घूंघट पहन के उछल रही हैं पापी चूलो पे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इंग्लिश का गाना, और उसमें बीच में थोड़ा सा अश्लील वो आता है, पापी चूलो, हाँ। वो मौन करती है एक लड़की की, अने वैसे, तो उस पे भी मतलब मैंने कहा ये क्या चल रहा है राजस्थान के गाँव में पापी चूलो। मैंने आपके वो देखे थे एक दो ना पहले, आप जब डालते थे बचपन की रील्स आप डालते थे, उसमें नाच गाना, और वो वही हमारा भी सेम ही उस टाइम 90s में वही सेम ही वो मतलब हर तरह का मिक्स हो गया। वेंगा बॉयज जैसे बहुत था, हाँ। वेंगा बॉयज का ब्राजील जो गाना ब्राजील था, वाला या फिर वो गाना था एक और पार्टी वाला जो गाना था, हाँ। तो काफी फ्यूजन कुछ भी चल रहा था, मतलब आगे पीछे घूम घाम के। तो अब जो शेप ले लिया है हरियाणवी संगीत ने, इंडस्ट्री बकायदा बन गई, अब सरकार भी को भी ध्यान में आ गया, थोड़ा आर्टिस्ट वार्टिस्ट की भी पीठ थपथपाती है, सरकार बुलाती है, प्रोग्राम वगैरह भी करती है। फिल्म इंडस्ट्री तो हम कभी नहीं बन पाए क्योंकि हम भाषा के तौर पे डेवलप नहीं है, और लिटरेचर भी के तौर पे भी हम बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ हमारे यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन ये एक लो हैंगिंग फ्रूट था कि आप संगीत रोज़मर्रा की बातों से निकाल सकते हो, क्योंकि हरियाणवी अपने आप में बहुत खड़कने वाली बोली है, थोड़ा सा उसमें रफनेस है। तो आप रैप बहुत अच्छा निकाल सकते हो उसमें, वो शुरू से ही स्कोप था वहाँ पे। तो एक गाना मैंने रागनी सुन रहा था, कोई बूढ़ा आदमी गा रहा है कि मैं तेरे प्यार में मास्टर सतवीर है शायद, हाँ हैं? उनका तो बहुत वो, बट वो तेरे, बट एंड में वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है, वो प्रेमिका के लिए नहीं गा रहा, वो बोल रहा है कि मैंने तेरे जैसी बहू ना मिली। मैंने तेरे तना मेरे जैसी बीर मिले ना, ढूंढ जगत की बीर लिए, मैंने तना मेरे जैसा पति मिले ना। हाँ, तो मतलब उन्होंने मैं लव तेरे को प्यार में मरी सोसाइटल एक्सेप्टेंस के साथ वैसे गाया। हाँ, लेकिन मेरे को इस बात पे बड़ा इंटरेस्ट जगता है, जैसे सपना चौधरी है, तो उनका जो डांस है वो ट्रेडिशनली उतना आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सेप्टेबल एटलीस्ट इन दी सोसाइटी। तो ये अचानक इसमें एक्सेप्टेंस कैसे है? जैसे भोजपुरी म्यूजिक, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चलता है, ये सब चलता है, तो वहाँ पे तो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी। इतना कंजर्वेटिव जगह जैसे हरियाणा है, अब थोड़ा वो राजस्थान में भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हरियाणा जैसे कंजर्वेटिव जगह में सपना चौधरी का उदय कैसे, किस ये ऐसी आई कि आपने भोजपुरी में जैसे आप सुनते होंगे अक्सर लोंडा नाच, लौंडा नाच एक है। होता ना, पहले होता था, अभी भी होता है, हाँ, लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा ज्यादा आ गया। हाँ ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा। मैंने जिस सॉन्ग के बारे में आपको बताया, उसमें भी वो लोंडा नाच होता था कि लड़का लड़की कपड़े पहन के वो नाचता था। तो पहले ये चलता था, लेकिन आदमी के दिमाग में उसको देखने की चस्क तो थी, उसकी आंखों में वो भूख तो थी कि भी मैं एक चाहे लड़का लड़की कपड़े पहन के नाच रहा है, वो लोंडा नाच हो रहा है, वो देखना तो चाह रहा है ना उसको, द मार्केट इज देयर। तो फिर वो है कि फर्स्ट स्टेप अब उसके परिवार से कैसे निकली, वो क्या निकली वो मुझे नहीं पता, बहुत लेकिन सारी कहानियां हैं। हाँ, तो वो लेकिन वो उसने जैसे ही डांस वांस करके ट्रेडिशनल कपड़ों में, है ना, जो एक घर पे पहनते लोग। हाँ
मैं कह रहा हूँ जो एक फैंटेसी भी होती है लोगों की, यार ये मतलब जो है ना सलवार सूट में नाच रही है लड़की, वो वाला। तो वो उसके एक दो गाने पॉपुलर हुए तो वो अपना परफॉर्म करना उसने शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ये होता था हमारे यहाँ, इससे पहले, सपना चौधरी से पहले, आपने नाम नहीं सुने होंगे लेकिन एक पासी नैयर थी, एक सरिता चौधरी थी, एक रेनू बाला थी, ये सारी जो थी ये रागनियाँ गाती थी ड्यूट में। जैसे पंजाब में चमकीला और वो नहीं थे अमरजोत, उसी तरह से ड्यूट में रागनियाँ गाने वाली मर्द के साथ खड़ी होके वो थी। और वो बहुत डबल मीनिंग चुटकुले सुनाए जाते थे, गंदी गंदी बातें भी उसमें होती थी, तो वो सारा करती थी, वो थी। वो उन अभी नेशनल स्टेज पे कभी आई नहीं क्योंकि सपना ही पहली आई निकल के, तो ये एग्जिस्ट करता था हमारे यहाँ। बट ये है कि ये इसका डांस थोड़ा पॉपुलर हो गया, दिखने में सुंदर थी और सारी चीज़ें थी, तो इस करके ये हुई। तो उसके बाद और भी लड़कियां आई और फिर अब तो ये एक स्कोप बन गया कि यार गाना शूट होता है, कोई हरियाणवी म्यूज़िक कंपनी है या तो टी सीरीज़ वगैरह भी देते हैं मौका इनको, तो वो आपको मॉडल ले लेते हैं। अब उन मॉडल बनने के लिए अब आम घरों की लड़कियों में एक्सप्रेशन ये आ गया कि भाई मैं रील बनाऊँ, अगर मेरी रील वायरल हो जाए, क्या पता किसी आर्टिस्ट तक पहुंच जाए, आर्टिस्ट तक पहुंच गई तो वो मेरे को अपने गाने में ले लेगा, मतलब। हाँ, जैसे बिहार में होता है केसारी लाल, और उनके लिए भी बड़े वो करते हैं लोग कि इनके किसी तरह से इनके गाने में आ जाएं, पवन सिंह के और ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। लेकिन एक जैसे इलेक्शन की बात करें इंडिया में, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में कि इलेक्शन किस मुद्दों पे लड़े जाते हैं। एक तो बहुत नेशनल मुद्दे होते हैं, जैसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे आजकल के टाइम पे इवन मैंने देखा कि पार्टीज इस पे भी शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर पे भी वोट मांगना और वो सारी चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी। या फिर कभी कोई कंटेम्प्रेरी मुद्दा चल रहा होता है जो बड़ा मुद्दा होता है, या फिर कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी मस्जिद पे शुरू हो जाते हैं, मंदिर पे शुरू हो जाते हैं। तो बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन एक लोकल लेवल पे इंडिया में इलेक्शन कैसे मैनेज होता है? पूरा पूरा क्या कास्ट का अर्थमेटिक्स है? और अगर कास्ट का अर्थमेटिक्स है तो इसकी क्या मास्टर अब बीजेपी है इस वक्त? एक तो ये आपने बहुत सुना होगा, बड़ा ये बोला जाता है, फेमस जुमला है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर उसी पे होती है। सबसे ज्यादा उसी मुद्दे पे होती है। कोई बोल देगा यार इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिर सब 2 दिन बाद सारे शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार राजनेताओं को बोल रहे हैं कि इस मुद्दे की राजनीति मत करो। वो भाई राजनेता है, वो राजनीति, वो पत्रकारों का भी तर्क ठीक है, वो कह रहे हैं जब हम पत्रकारिता नहीं कर रहे तो तुम राजनीति क्यों कर रहे हो। ये भी उनकी भी बात ठीक है वैसे, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी 8-10 साल हो गए। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो है मेरी, तो कम से कम ये है कि कास्ट के अलावा और सारी बातें जो हैं हवा में हैं, बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ कास्ट, सिर्फ और सिर्फ कास्ट है, जिसके बेस पे, जिसके दम पे एंड में जो है आदमी अपना वोट उसमें पोलिंग उस पर जाके फेंक के आता है। कास्ट से आगे फिर आगे जब वो अगर एक ही कास्ट के 2 आदमी लड़ रहे हैं वहाँ पे, ये हो रहा है, तो फिर उसको ये हो जाएगा अभी मेरा परिवार के नज़दीक कौन सा लगता है, या मेरे मोहल्ले में ये वाला है। अगर मान लो एक जाति का, वो एक ही जाति के 2 लड़ रहे हैं, तो फिर वो आ जाता है। उसके बाद गोत्र आ जाता है। गोत्र जाति का सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राजनीति में गोत्र बहुत ज़्यादा। शादी में तो होता मैं तो अभी हरियाणा में हमने देखा अभी कि एक ही जाति के थे, भाजपा ने बंटवारा इस तरह से किया वोटों का वहाँ पे, तो एक ही जाति के थे, लेकिन उन्होंने बोला तो हमारी खाप का, ये तो हमारे गोद का नहीं है, साम फलाना है, इसको नहीं देंगे हम, उसको इंडिपेंडेंट जो खड़ा हुआ उसको देंगे, हमारी खाप का ये वो खड़ा हुआ है। यही ये खेल हुआ बहुत ज़्यादा। तो वो गोत्र का भी एक आ जाता है। जब जो आदमी डिवाइड करने पे ही आ गया, जो बांटने वाला है ना, वो तो फिर कितने ही छोटे टुकड़े करा लो उससे तो। लेकिन इस गेम में भाजपा कई बार जीत जाती, कई बार हार कास्ट पे भाजपा कभी नहीं चाहती कि बात फाइनली कास्ट पे जाए। हालांकि भाजपा उसका फ़ायदा उठा लेती है कई बार, लेकिन भाजपा हमेशा ये कोशिश रहती है कि नेशनल इलेक्शन में बात रिलीजन पे जाए। 19 में या नेशनलिज्म पे जाए। 19 में प्रधानमंत्री के लिए जो वोट पड़ा था मोदी के लिए, वो उसमें कास्ट ब्लर हुई थी काफ़ी हद तक, बिकॉज उस टाइम में नेशनल सेंटीमेंट बालाकोट और हाँ, हिंदू के नाम पे वो भी नहीं हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। हिंदू के नाम पे ये है कि अपर कास्ट 3-4 कास्ट जो है वो यूनाइट होकर वोट डाल दिया, वो अलग मामला होता है। लेकिन उसमें नेशनलिज्म जो है ट्रांसेंड कर गया, खासतौर पे यूपी में 70+ सीट, ओबीसी में बहुत ज़्यादा, एमपी में किया, राजस्थान में क्लीन स्वीप किया, गुजरात में तो ये करती हैं पहले किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि भाई वो कास्ट का ना पहले ही पकड़ दिया राहुल गांधी ने,
कि भाई ये सिस्टम है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, भाई जातीय जनगणना और संविधान, और एक इन्होंने प्लेट पे रख के मुद्दा दे दिया, इन्होंने करा 400 पार का नारा लगा दिया, भाई 400 पार 400 पार, वो गड़बड़ कर दिया। तो वो गड़बड़ हो गया। तो दिमाग में जो है खास तौर पे SC और OBC वोटर के गया भाई ये अगर ऐसा क्या मामला, और इन्होंने इसको और उन्होंने वो टैप इन कर दिया 400 पे संविधान चेंज हो जाता है वो। और मैं तो ये मानता हूँ हो भी जाता, हम्म, कुछ ना कुछ हो भी जाता हम्म, अगर ब्रूट मेजोरिटी आप दोगे इनको। अब ये तो अभी नहीं रुक रहे, अभी 240। अभी ये जो है कानून को कभी इधर पलटी मरा दी, कभी उधर मरा दी, सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश लाके बदल दिया। तो अगर ये 400 होता तो फिर तो वो जो है कुछ बेसिक राइट्स जो हैं या रिजर्वेशन से छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता। अब इन्होंने क्या किया, आपने एक बड़ा क्लासिक केस देखा होगा जो मैंने आपसे पहले बात भी की थी एक बार, कि वो SC वोट को ही, अब इनको ये लगा यार अब हम क्या करें, राहुल गांधी तो जो है खेल रहा है संविधान पे और सब कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, हरियाणा इलेक्शन से जस्ट पहले SC वोट को ही डिवाइड कर दिया कि अब हम DSC बनाएंगे, इसमें डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट भी एक ग्रुप बना देते हैं, मतलब उसका वर्गीकरण कर दिया, सब कैटेगराइजेशन, कि भाई एक जाति तुम्हारे में जो है ज़्यादा आरक्षण का फायदा ले गई मिल रहा है उन्हें। और बाकी तुम 2-3 कास्ट जो और हैं हमारे यहाँ वही तुम्हें नहीं मिला। तो उनको इकट्ठे करके वोटिंग से 1 महीना पहले उनके सम्मेलन कराए बड़े बड़े कई जगह पे, उनके नेताओं ने बयान दिए, इस तरह के बयान दिए कि कांग्रेस की नीतियों के कारण एक तो तरक्की कर गया, हमारा फलानी जाति तो कर गई, हम नहीं कर पाए, वो वोट वहाँ से कट गया। तो इन्होंने डिफरेंट काट निकाली, लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं रुके। भाई जाति गणना, जनगणना कराओ, जनगणना कराओ, जनगणना कराओ, वो पूरा उन्होंने बनाया और बड़ा लॉजिकली लोगों के दिमाग में घुसी भी बात की, भाई अगर नंबर नहीं गिने जाएंगे तब तक तो ये सारी बातें बेमानी है। बट ये लोगों में घुसी क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। नहीं भयंकर, मतलब मीडिया ने तो ये नैरेटिव बना दिया कि ये क्या तो बातें वो कर तो रहा छोड़ चुके हैं ना, वो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, वो 2 चीज़ें हो चुकी हैं देश में। तो खास तौर पे ये जो है ना OBC जो डिसएडवांटेज ग्रुप है OBC में, उनमें ज़्यादा घुसी कि भाई ये तो होना चाहिए, भाई पता तो लगे भाई ये कौन बेनिफिट ले रहा है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ जनरल कास्ट पे ही एतबार या वो है उनका गुस्सा, या वो आपस में भी है कि यार ये वाला ग्रुप तो नहीं ले रहा है, ये तो नहीं ले रहा है, ये फैला के अंदर मीडियाओं को लेके बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। तो सबको लगा, तो ये बात घर कर चुकी थी लोगों के दिमाग में। अब जो है इन्होंने ये वाला ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है फटाक से वो माननी पड़ी, बड़ा स्ट्रेंज टाइमिंग थी वो। हाँ, अब वो बड़ा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्यों हुआ उस बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि या तो ये था कि भाई इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रंप की बातें मानी पहले तो टैरिफ वेरिफ पे, नेशनल लेवल पे इन्होंने राहुल गांधी की मानी कि भी ठीक है तुम जो है करवा लो मेरे से जाति करना, मुझे बस पाकिस्तान की तरफ अब कुछ मत बोलना उस पर। तो ये एक वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है बिहार में इस चीज़ का फ़ायदा इनको मिलेगा। बिहार में बड़ा इशू है, बिहार में तो बिल्कुल ही कास्ट, मैं जब टोटल कास्ट, मैं जब बिहार गया ना, मैं हरियाणा में कास्ट एक्सपीरियंस करता था ना, मुझे लगता था यार बड़ा ज़्यादा कास्टिज्म हो रहा है। बिहार में तो कुछ ये तो मतलब पहली पहचान ही यही है, आपको बताना ही ये पड़ता है, सीधा पूछते हैं। हाँ वो कुल्ला है वहाँ तो, भाई कास्ट बताओ, और एकदम से कास्ट लाइंस पे आपका सब कुछ डिवाइडेड है, सब बटा हुआ है, आपका मोहल्ला है, आपका वोटिंग पैटर्न है, आपका रिश्ते नाते हैं, आपकी बोल चाल है, बातचीत है, सब डिपेंडिंग ऑन कि आप किस। यंग लड़के जो हैं कोशिश करते हैं, जैसे हम भी जब पढ़ते थे या जो भी पढ़ते हैं तो ग्रुप सबका क्रॉस कास्ट होता है, 5-10 लड़कों का ग्रुप है, कोई किसी कास्ट का कोई किसी जैसा। वहाँ एक शिक्षा मुझे लगता है इसलिए भी बहुत ज़रूरी बन जाती है कि जब आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हो तो आप थोड़ा मिंगल होते हो, तो थोड़ा सा आप क्रॉस कास्ट जाके यारियाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं। वरना तो हमारे समाज में माहौल ऐसा है कि अगर आप वहाँ ना जाओ तो आप तो उसी कास्ट में बड़े हो जाओ और उसी पे मर जाओ। तो ये इतना ज़बरदस्त जाति की लाइन में सब कुछ बटा हुआ है, स्पेशली नॉर्थ जिसको एटलीस्ट हम जानते हैं, साउथ भी बटा हुआ है ऑब्वियसली, बट हमें शायद उतनी जानकारी नहीं है, बट नॉर्थ तो पूरा क्लियरली बटा हुआ है। फिर हमारे एंकर बोलते हैं कि ये जाति की बातें क्यों कर रहे हैं 21वीं सदी में, क्योंकि फिर वो एंकर की जाति की भी बात होगी, फिर पूछा जाएगा। यही तो चक्कर तो यही है। आपके डेटा आपके पास भी, आपको भी पता है कि कौन कितनी जाति के एंकर है, किसका क्या ऑक्सफैम ने पूरी एक रिपोर्ट जारी की थी कि तो कौन डर सी जाति तो उनको भी लगता है कि भाई ये बात तो होगी तो हमारे ऊपर भी बात, मतलब दूसरे को बोलते हैं ये क्या बातें कर रहा है, उनका ये भाई क्या बातें कर रहा है। हाँ, अब जब तक नरेंद्र मोदी ने बात नहीं मानी तो राहुल गांधी को भी की बातों को भी पागल कहते हाँ, बोलते ये पागल है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना, इन्होंने कोई 1-2 महीना पहले की बात है, मुझे कोई कांग्रेस का आदमी बता रहा था कि इंटरनल कास्ट सर्वे भी करवा लिया राहुल जी ने, कि मेरी पार्टी में जो पदाधिकारी हैं या काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, उनकी जातियाँ पता करो। अच्छा, हाँ, मैं वेरी कास्ट क्यूरियस मैं उस रेशो को एडजस्ट करूँगा।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। ऑल्दो ये मुद्दा वैसे राहुल गांधी से पहले का मान्यवर कांशीराम का। हाँ ये उनका है, लेकिन ये है कि ये आदमी बहुत सीरियस ले गया है इस बात को क्योंकि मैं तो करूँगा। और एक टाइम पे लोग मजाक उड़ाते हैं, हम भी पहले भी काफ़ी चीज़ों में इनका मजाक उड़ाते थे। आपका तो हैंडल का मेरा नाम तो है हैंडल राहुल नहीं, मैं तो गांधी। पैरोडी उनकी करता। बट आदमी जो है ना, जो बातें करता है, टाइम उनकी बातों को सही प्रूव करता है, मुझे ऐसा लगता है। अब बहुत बार देख चुके हैं, पहली बार नहीं। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना मार्च अप्रैल 2020 में, हाँ, कई और चीजें ना उनके ऊपर जनवरी में बोल दिया था भाई सरकार जो है सोई हुई है, सीरियस वो नहीं एक है ना, है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो इनका टाइम कब आएगा ये बताओ। राहुल जी का हाँ, उम्र है इनके साथ बहुत सारी, अभी कितने 55 के होंगे, 56 के। लुक्स वेरी यंग। तो हाँ, एंड ही इज वेरी फिट, बहुत फिट है। वो किसी को टक के याद हो गिर गया था वो कुछ वो एक सारंगी नाम का इनका एक एमपी था, वो हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा उसको। उसने पहले माथे पे पट्टी लगाई, अगले दिन उसके मुंह पे पट्टी मिली। और मतलब प्रोग्रेसिवली मेरे को लगा मम्मी बन जाएगा आपकी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल उसको रात को नहीं पीट के आता था मेरे ख्याल से जाके। तो ऐसा ना हो कि तो राहुल जी का मुझे ऐसा लगता है कि इनका टाइम आएगा। आएगा। मजाक की बात। और कौन आपको इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन लगते हैं इंडिया में, जो लगता है कि चलो इनका जो काम करना है कुछ एथिकल, थोड़ा बहुत एथिक्स है, बस ज्यादा तो किसी में नहीं होता, पर थोड़ा बहुत है इनमें एथिक्स। कुणाल कामरा। कामरा जी तो आपके मित्र हैं वैसे। नहीं, वो मैं क्या हाल है उनके? तो बेहाल है आदमी तो बेचारा, वो ना, तमिलनाडु में है ना वो भी। हाँ वो बुलाते हैं लोग वो फार्मिंग वार्मिंग कर रहा है। तो बॉडीगार्ड उन्होंने बाउंसर वगैरह रख रहे हैं घर के बाहर, कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब खेत में रहते हैं वो, और वहाँ तक जाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अंदर तक घुसने के लिए कई एकड़ अंदर क्रॉस करके जाना पड़ता है, तब तक वो ये तो अमोल पालेकर का हो गया छोटी सी बात में वो मतलब वो था ना कि कर्नल नागेंद्र के वो बाद बीच में वो क्लिप आई थी, तमिलनाडु कैसे आएंगे भाई, तमिलनाडु कैसे आएंगे मारने के लिए। तो वो आप बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। सही में मुश्किल हाँ, है। और अगर मारने के लिए घुस गए, मान लो कामरा को थप्पड़ मार के कोई भागने लग गया, वो रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा वापस जाने का। अच्छा, वापस आके कामरा से सॉरी बोल के उसको रास्ता पूछना पड़ेगा। गूगल मैप्स हाँ, नहीं चलते वहाँ, ऐसे एरिया में रहता है, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत मतलब एक वीरप्पन टाइप का उनका वो। अलोन मस्क बन गया है। अकेला रहता है। कोशिश ज्यादा सुन तो मैं, अच्छा, एथिकल पॉलिटिशियन की भाई, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो एथिकल नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा समाज है वैसा पॉलिटिशियन। मैं तो किसी को पॉलिटिशियन को गलत मानता ही नहीं, मैं नहीं कहता कोई गलत है। ये तो केजरीवाल ने खुद अपने एक्सपीरियंस करके देख लिया, दी आइडियलिस्ट पोजीशन एथिस्ट हूँ मैं और ये सब हूँ in 2010-11 eventually he had to do all kind of compromise and mainstream politician बनना पड़ा। लेकिन वो केजरीवाल की गलती नहीं है। वो मोदी अगर कुछ किया, मोदी को पावर के लिए अपना करप्शन करना पड़ता है, अगर जिसको वो 70,000 करोड़ का करप्ट बोलते हैं उसको अगले दिन गले लगाना पड़ता है या करना पड़ता है, तो दिस इज द वे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला द था सिस्टम हैज बीन डिजाइंड। अगर आप एक वेल मीनिंग आदमी, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कल जाओगे तो मैं शर्त के तौर पे कह सकता हूँ 5 साल बाद आप मुझे एक चेंज मैन मिलोगे जिसको कि 10-20 हज़ार लोग करप्ट बोल रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि फंडिंग, पैसा इलेक्शन में लगेगा 5-7। इसलिए बहुत सारे ये लोग ना आईआईटी वाले बहुत पार्टीज बनाते हैं, एक साल बाद इनकी बंद हो जाती है, पूरा आइडियलिस्ट हो गए निकलते हैं, कुछ रैंडम पार्टीज बना देते हैं। विधानसभा इलेक्शन में जो है ना करते भी मरे से भी 5-7 करोड़ रुपया लग जाता है एक सीट पे। कहाँ से लाओगे? 5-7 करोड़? अरे बहुत आसान से दारू बांटनी पड़ती है, पैसा लास्ट दिन जो है मोहल्ले पहचान में होते हैं कि इनके वोट बिकाऊ हैं, इस फलाने गांव में 4-5 मोहल्ले हैं उसके, तो इसको 2,000 का देना पड़ेगा, इनका 2,000 रुपये डायरेक्ट? हाँ, इनका ठेकेदार ये है, इनका ठेकेदार ये है, और ठेकेदार के थ्रू देना पड़ता है। और कास्ट में भाई आपको फलानी कास्ट के इतने लोगों के वोट खरीदने हैं, तो एक तो कास्ट वाला तो वोट हो गया कि वो आइडेंटिटी पे पड़ता है, फिर वो कुछ उसमें मुद्दे मतलब कुछ नहीं, ये मुद्दे तो मीडिया टीआरपी का खेल है, वो कुछ नहीं सब बकवास है। कुछ भी बोल देते लोग इस मुद्दों पे वोट गिरे, कुछ नहीं भाई, क्योंकि मैं खुद के घर पे भी देखता हूँ ऐसे ही होता है, मतलब मेरे गांव में का वोट। हाँ, इसलिए थोड़ा सा शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत टाइट इलेक्शन में ना 2-4% इधर उधर वाला मामला ना स्विंग मार देता है, तो वो वोट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो रहता है, मुद्दे वाला इसलिए रहता है क्योंकि वो कास्ट वाला बिकाऊ वोट और आइडेंटिटी वाला वो बंधा हुआ है, वो हो जाएगा मैनेज। मान लो आपका एक आदमी को मिल गया 45%, दूसरे को मिल गया 47%, ठीक है 92 हो गया, बचा हुआ 8% मान लो स्विंग वोट है जो कि इस तरह से प्रभावित होता है।
टीवी देख के हो गया, तो वो फिर उस गेम में खेलते हैं लोग। तो वो भी है, फैक्टर तो है वो भी, लेकिन लार्जली जो है ये खेला कि लास्ट एक कैंपेनिंग जिस दिन बंद होती है एक दिन पहले, नोटों के बंडल कैसे पहुंचाए जाएं, दारू का ठेका किसने लिया हुआ, पर्ची, पेट्रोल पंप पे पर्ची चलती है, पर्ची सिस्टम पता ना आपको क्या होता है? नहीं। तो आप मान लो विधायकी में खड़े हो तो पेट्रोल पंप वाला आपके पास आएगा, जी भाई साहब जो है, हाँ पर्ची सिस्टम बना लो भैया, आपके यहाँ एक आदमी जो है साइन करके सुबह ही पर्ची दे दिया करेगा, इतनी गाड़ियों में तेल डलना है, मैं डालता रहूँगा, आप पेमेंट बाद में करते रहना, या एडवांस में पेमेंट, हाँ कूपन, तेल की पर्ची चलती है कि भाई तेल भरवाते रहो। हाँ भाई 500 रुपये का तेल इसमें, 1000 रुपये का इसमें, पर्ची काट काट के देते रहो, खाने की पर्ची कटती है। डेमोक्रेसी तो बड़ी बिकाऊ है। बिकाऊ से बिकाऊ है। ये वो है, कार्निवल होता है इलेक्शन, मतलब इसमें मजा आता है, लोग वो वेट करते हाई हैं। है एक। और अच्छी बात ये है हमारे संविधान निर्माता जो अच्छी चीजें करके गए हैं कि बहुत सारे इलेक्शन आते हैं 5 साल में कि अगर एक बार लोकसभा आ गया, बीच में विधानसभा भी आएगा, फिर जो है अगर आप नगर पालिका में हैं, या पंचायती इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है दारू और पैसे के मामले में, पंचायती इलेक्शन भी आएगा आपका, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है ना, तो आते मतलब बढ़िया टाइम पास, बढ़िया है एकदम, मजा आता है। तो वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने वाला, ये तो बहुत बड़ा पूरा मतलब बोर्डम फैल जाएगा क्या? समाज में, क्या करेंगे मतलब? नेता भी क्या करेगा? क्योंकि वो जैसे ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही उन्होंने जटारेट बोल दिया आईपीएल करेंगे, शुरू करेंगे जल्दी, 7 दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लो। फिर तो वही बात हो जाएगी, राजनीति नहीं करेगा, इस मुद्दे पर राजनीति होगी नहीं। फिर राजनीति होगी नहीं सकता। मतलब एंटरटेनमेंट का चस्का देखो ना कि इतनी बड़ा वॉर हो रहा है और आईपीएल बोला 7 दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लो, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। मतलब आईपीएल के बारे में आप आपका क्या मैं विचार? देखता ही नहीं, तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ही मतलब क्रिकेट देखता नहीं मैं। अच्छा, कुछ अच्छी आदतों में से ये है। तो आपने पहले भी नहीं कभी देखा? मतलब मैं क्रिकेट देखता था बचपन में, जब शारजाह में टूर्नामेंट होते थे और फिर ये होते थे, जब ये सचिन का टाइम चलता था, अपना सचिन सहवाग, आई थिंक सहवाग जब रिटायर हो गया था तब मैंने मतलब जब तक बैटिंग और फिक्सिंग इतनी मेनस्ट्रीम नहीं थी। हाँ, तब मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जैसे मेरे को किसी ने बोला जडेजा खेल रहा है कितना बढ़िया, तो मुझे लगा अजय जडेजा की बात कर रहे हैं। तो मेरी नॉलेज काफी मतलब रवीश कुमार टाइप आपका जो है नजरिया हो गया चीजों को लेकर। रवीश कुमार तो रवीश कुमार जी का एक ट्वीट है ना, वो आईपीएल क्रिकेट का कचरा है, आईपीएल बहुत पुराना 2012 हाँ का। हाँ, तो आजकल भी लोग उसको डालते हैं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो कचरा तो अब, क्योंकि इसके स्पॉन्सर आप देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट के आजकल कौन है? स्टेक है, बैटिंग एप्स हैं बहुत सारे, ड्रीम 11 है, या फिर गुटखा है, गुटके वाले हैं, मतलब क्या पागलपंथी कर रहे हैं यही हैं, लोग। 2 चीजें हैं, हाँ, बैटिंग वाले और गुटके वाले। तो आप ये देखो, और गुटखा जितना ब्लैक मनी गुटके में है अपने देश में वो कहीं नहीं है। इसलिए शाहरुख और ये सब उनके छो- स्पॉन्सर है। भाई छोटा पाउच आप बेच रहे हो 10 रुपए का, 5 रुपए का, वो आता सारा कैश में, आगे कैश में डील होता। तो बाप रे। जो आप ये सुनते हैं ना कि तिजोरी, दीवार में तिजोरी लगी हुई थी, 1000 करोड़ पकड़ा गया, इतना पकड़ा गया, 500 करोड़, वो सब वो यही वाला बिजनेस। तो एनीवे ये जो है ना बैटिंग सर्कस है और गुटका सर्कस है आईपीएल जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा गेम नहीं है, हजारों करोड़ों का गेम है। बंद होते ही दिल्ली से लेके और साउथ तक फोन खड़क गए, भाई क्या करें, ये तो इतना बड़ा हो गया है, तो बंद कराओ यार ये हैं। तो वो जो है वो ट्रम्प आया बीच में, हालांकि वो तो गोल्फर है, क्रिकेटर नहीं है, लेकिन एविड गोल्फर है वो एकदम। तो उसने देखा कि क्या बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, रे तू इधर आ, तू इधर आ, चुप करा दिया भाई उसने। अब आप ये देखो कि तालिबान के मुंह पे 500-700 करोड़ मार के तब हमें समर्थन मिला। तो तालिबान एक अकेला अफगानिस्तान, तालिबान रूल अफगानिस्तान जिसने कहा कि इंडिया ठीक, किसी ने आके सूडान, लाइबेरिया और ये वो किसी ने नहीं बोला कि भाई एक आदमी तो कह दे भाई हाँ हम इंडिया के साथ खड़े हैं, आतंकवाद पे प्रहार सही है, अच्छा है। जबकि पॉडकास्ट में और इसमें तो बताया गया था कि फॉरेन पॉलिसी तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, और ये लेजर लाइट, हाँ वो तो बहुत नेक्स्ट प्रोपेगेंडा, मतलब एक अलग तरह। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी सच में फॉरेन बनती है और निकल लेती है। ये भाई यार आदमी क्या करता है, वहाँ अमेरिका जाता है, वहाँ एनआरआई घेर लेते हैं, जिनको इंडिया में बिजनेस लेने हैं वो प्रोग्राम करते हैं, है ना भाई, 20-30 हज़ार डॉलर लग जाते हैं उनके, बड़े पोस्टर बैनर लगा दिए, एक एरिना बुक कर लिया, वहाँ पे खाना वाना समोसे वमोसे बांट दिया एनआरआईज में, वो मोदी 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 करते हुए चिल्लाते हैं, वो ये वहाँ भाषण दे के आ जाते हैं। मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप दोगे? देंगे मोदी जी, देखा वो क्लिप? देंगे एक वो नहीं, मैं कुछ मांगूंगा और आप मना कर देंगे। नहीं करेंगे, नहीं। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? एक वो
पीयूष नहीं यार, वो क्या नाम है उसका जो राइटर है फेमस पीयूष मिश्रा, नहीं आप में एक फकीरी तो है वो वाला यार, दैट गाय, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। उसमें वो देखा ना, वो एक सरदार का है वो, मोदी 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 हाँ। करता है वो 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 बिल्ले का लड़का है वो, उनका इनका एक झारखंड का कोई पॉलिटिशियन है, उसका बेटा है मतलब। हाँ, वो आया था ट्विटर पे, तो ट्विटर पे आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कस है, दिस इज नॉट, भले बिहाइंड द डोर होती है, कूटनीति जो होती है, डिप्लोमेसी जो होती है, वो ऐसे एरिना में नहीं होती। ऐसे नहीं होती। ऐसे तो रेसलिंग WWF होती है। अभी ने मोदी ने जो है ट्रम्प के प्रोग्राम कराए, नाउ आई इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसे इंट्रोड्यूस करा जैसे वो जॉन सीना नहीं आता था पहले। अब भाई यार You can smell what the Trump is cooking. हाँ, तुम ये तुम्हारी और उस आदमी ने जिसके आगे पीछे तुमने इतने चक्कर काटे, उसने नहीं तुम्हें भाव, उसने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान सेम पेडेस्टल, सेम पेडिस्टल पे ला दी, जो कि सबसे ऑफेंसिव। बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन काउंटलेस पाकिस्तान में, हमारे यहाँ एक नहीं है। हम सेम कैसे हो सकते हैं? दुनिया को पता है कि वो आतंकवादी पालते हैं, उन्होंने हमें सेम उस पर कर दिया कि इनके साथ बोथ आर गुड पीपल। क्योंकि इस बात को तो कोई डिनाई, हमारा विपक्ष कोई भी पॉलिटिशियन, आप मैं कोई भी नहीं करता कि भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो है। वहाँ पे जो है हार्ड लाइनर्स जो हैं तैयार होते हैं और इंडिया पे भी अटैक करते हैं, दुनिया भर में वो करते हैं। उन्होंने तो यार लादेन को छुपा के जो है पैसे लेते रहे। इवन वहाँ के जो रक्षा मंत्री का अभी इंटरव्यू वायरल हुआ था, इसमें बोले वी डिड द डर्टी वर्क फॉर US फॉर मेनी इयर्स। सो वो तो खुद ही बोल रहे हो। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम तो लोकतंत्र, चाहे हमारे यहाँ लोगों को पसंद ना आए, चाहे लोग विकास मुंह में लेना चाहते हो गला दबा के, वो एक अलग मामला है। लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो हमारा संविधान बनाया, इंश्योर किया और उसके बाद रन किया देश को 15-20 साल बिना आर्मी इंटरवेंशन के, 1975 में पहली इमरजेंसी लगी, तो काफ़ी कुछ फाउंडेशन वर्क डाल दिया हमारे यहाँ। तो अब चाहे जो भी होता रहे, कम से कम 300 वाला जो है 240 पे आ गया ना, चाहे वो ये जितना मर्जी फड़फड़ाते रहें, चाहे जो मर्जी करते हैं, लोगों को पता लग गई भाई इनका भी पजामा ढीला किया जा सकता है, नाड़ा खींचा जा सकता है। इससे पहले कि कोई और आप कुछ बोल दें और युवा नेता हम पे FIR कर दे कहीं जाके, इस कार्यक्रम का ही समापन किया जाता है। तो ये था आज का एपिसोड, और जनता से मेरी अपील है कि हम मेंबर ओनली पॉडकास्ट काफ़ी सारे डाल रहे हैं, और ये वाले जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, किधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, ये वाले जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं ये मेंबर ओनली पॉडकास्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और उसके अलावा भी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक करिए, जहाँ पे आप हमें रेजर पे, बाय मी कॉफ़ी एंड अदर मीन्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेंबर ओनली पॉडकास्ट आपको यूट्यूब मेंबरशिप या फिर पैट्रियन के थ्रू मिलेगी। Thank you so much for watching or listening this podcast.